तो कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। तो काइनेमेटिक्स के लास्ट के 2 लेक्चर में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और डिफरेंशिएशन एंड ग्राफ मैंने आपको पढ़ाया है। आज के लेक्चर में इंटीग्रेशन, एक्सेलरेशन एंड वेरिएबल एक्सेलरेशन के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ये हम सीखेंगे। लेकिन उससे पहले बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर ट्रिग्नोमेट्रिक में एंगल कैसे निकालते हो बता दो। तो देखो, ये साइन कॉस टैन, अगर साइन कॉस टैन की वैल्यू याद है तो कॉट सेक एंड कॉसेक थीटा की वैल्यू आप निकाल लेते हैं आराम से, इसका इन्वर्स होता है। और बच्चे को 90 डिग्री तक वैल्यू बड़े आराम से याद रहता है, इतनी बार यूज करता है कि याद रह जाता है। लेकिन जब वो 135, 150 डिग्री की वैल्यू निकालने जाता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक कन्वर्जन उसे सिखाया जाता है। अरे भाई, आप तो ये मान लो कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के विद्यार्थी हो, आप के सिलेबस में मैथमेटिक्स है ही नहीं, तो आपको ज्यादा मैथमेटिक्स सीखना ही नहीं। जितना कम से कम में काम चल जाए, अच्छा से अच्छा फिजिक्स का जो सवाल आता है ना वो हो जाए, उतना ही मैथमेटिक्स सीखना है। मैं तुम्हें ऐसा बताऊंगा कि जितना तुम्हें याद है उतना ही याद रहेगा और वैल्यू सारा पता चल जाएगा। कैसे? आओ देखते हैं। सुनना, साइन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री बोलो क्या होती है सर? 0। ओके। साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 91। कॉस के लिए क्या करते हैं? उल्टा कर देते हैं। ये सब आपको याद है बिल्कुल। कॉस के लिए इन्वर्स कर देते हैं, उल्टा। 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। क्या मैं कह सकता हूं थीटा बढ़ाने से साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है 90 डिग्री तक, है ना? देखो, थीटा जैसे से बढ़ रहा है साइन थीटा बढ़ रहा है। और कॉस थीटा 0 पे मैक्सिमम होता है और थीटा को जैसे बढ़ाते जाएंगे कॉस थीटा की वैल्यू कम होती जाएगी। और इन दोनों का जो डिवीजन होगा वो tan थीटा को डिफाइन करेगा। बोलो 0/1 क्या होता है सर? 0। 1/2 √3/2 क्या होगा सर? √3। ये क्या होगा? 1। ये क्या होगा? 1/√3 एंड 1/0 इज इनफाइनाइट। आप में से बहुत सारे बच्चे के मास्टर ने गलत लिख दिया। रामलाल, गलत लिखा है तो तुम ध्यान रखो ना क्या गलत लिखा, और मैंने जानबूझ के गलत लिखा, तुरंत मैं ही बता रहा हूं ना क्या गलत लिखा। ये √3 लिखा, ये 1/√3 लिखा। लेकिन जब आप डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा, यहां ऊपर √3 आएगा, यहां पे 2 से 2 कैंसिल होगा, बटे में 1/√3 आएगा। हाँ, लेकिन इसको गलत लिखने का मेरा एक मकसद था। क्या मकसद था? तुम्हें ये फील कराना था कि थीटा को जैसे जैसे मैं बढ़ाऊंगा तो तुम्हें ये पता होना चाहिए tan थीटा बराबर होता है साइन बटा कॉस। थीटा को बढ़ाने से साइन क्या होता है? थीटा को बढ़ाने से साइन क्या होता है सर? साइन थीटा बढ़ता है। और थीटा को बढ़ाने से कॉस थीटा कम होता है कि जो डिनोमिनेटर में है। थीटा बढ़ाने से ये बढ़ेगा और ये कम होगा, तो ये तो द्रुत गति से बढ़ना चाहिए। तो बड़े वैल्यू पे tan थीटा की वैल्यू बड़ी होती है और छोटे वैल्यू पे tan थीटा की वैल्यू कम होता है। यहां पे देखो बेटा, ये 1/√3 होगा, 30 पे 1/√3 और 90 पे 60 पे क्या हो जाएगा? √3। 60 पे क्या हो जाएगा? √3। तो मैंने फील दिलाया है ताकि आप आगे कभी कंफ्यूज ना हो, जल्दी जल्दी में लिखे तो आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, समझ में आ गया? अब असल बात तो आगे की है। आगे क्या होगा तो मैं जो कह रहा हूं वो सुनना। क्या करना तुम्हें, ये वैल्यू जो आपने लिखा है ना, यहां से उल्टा कॉपी किया था ना, यहां भी उल्टा कॉपी कर दो। जैसे तुमने सीखा ना कॉस में उल्टा कॉपी करते, यहां भी उल्टा कॉपी कर दो। बोलो 90 डिग्री की वैल्यू को रहने दो, ये लिखो √3/2, ये लिखो 1/√2, ये लिखो 1/2 एंड 0। क्या तुमने 10th क्लास में या 12th में प्लेन मिरर पढ़ा है क्या? प्लेन मिरर, हाँ सर प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस इक्वल होता है। तो तुम क्या करो, 90 डिग्री पर मान लो प्लेन मिरर, ये कहता है एमआर स्टार कि 90 डिग्री पे तो मान लो प्लेन मिरर, और वैल्यू का मिरर इमेज बना दो। जो जितना पास है उतना पास उसका इमेज बनेगा। वैल्यू का मिरर इमेज बना दो, वैल्यू का मिरर इमेज बना दो। देखो, इसको छोड़ दो, 90 डिग्री पे मिरर माना अपन, √3/2 पहले आएगा, √3/2, 1/2 1/2 1/2 1/2 हो गया, आंसर आ गया। सर ठीक है ये समझ में, लेकिन याद कैसे रहेगा? याद कैसे रहेगा? सुनो, 60 डिग्री 90 से कितना पहले है? 30। 90 से आगे जाओगे 30 डिग्री तो वैल्यू सेम मिलेगा। 45 डिग्री कितना पहले है? 45 डिग्री। सर 45 डिग्री 90 से 45 डिग्री पीछे है, तो इससे 45 डिग्री आगे जाओगे वही वैल्यू मिलेगा। जितना पीछे उतना ही आगे वैल्यू सेम, जितना पीछे उतना ही आगे वैल्यू सेम। कॉस में भी होगा? यस, कॉस में भी होगा। कॉस में ये 1/2 था ना भाई, ले 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना है, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो पूरे 0 से 180 तक पॉजिटिव है। लेकिन कॉस क्या हो जाता है? निगेटिव।
तो आपको बस इतना याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव लेकिन सेकंड में निगेटिव, वैल्यू वही रहेगा लेकिन निगेटिव के साथ कॉपी हो जाएगा। अब क्या करें सर, इन दोनों को डिवाइड करके निकालें ना, किया हुआ है ना, कॉपी कर दो। तो बोलो क्या होगा, √3 -1 अपन √3 और 0। तो अब अपने को ये प्रैक्टिस में लाना है। जैसे तुमसे अगर पूछता है कि बताओ साहब tan 150 की वैल्यू क्या होगी, tan 150 90 से 60 आगे है तो 90 से 60 पीछे जाओ, tan 150 होगा -1/√3, tan 150 होगा -1/√3। देखो tan 150 -1/√3, फील आया कि नहीं आया बताओ। बात मैं कोई नई नहीं बताऊंगा, उसी बात को बताऊंगा लेकिन थोड़ा सा आसान बना के बता दूंगा। क्या ये फील आया आपको एकदम अच्छे से? इसको लिखिए बेटा, इसको अच्छे से लिखिए, इसको अच्छे से अपन लिख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब अपने को पढ़ना था समाकलन, इंटीग्रेशन, सॉरी क्या पढ़ना था अपने को, इंटीग्रेशन। तो क्या होता है साहब इंटीग्रेशन? तो इंटीग्रेशन इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है सर। डिफरेंशिएशन क्या होता है वो हमने पढ़ लिया है, लेकिन मैं इस बात में इंटरेस्टेड हूं कि डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा क्यों। मैंने आपको सिखाया है बहुत छोटी चेंज देखना हो तो आप डिफरेंशिएशन करते हैं। एक एग्जांपल और देता हूं, मान लो एक ऑब्जेक्ट को यहां से ड्रॉप किया, h डिस्टेंस चल के वो t टाइम में यहां पहुंचा। मैं बोला ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी, तुम कहते हो सर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, लेकिन ये हो गया एवरेज, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम एवरेज। लेकिन ध्यान से जब तुम इसके मोशन को ऑब्जर्व करोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि हर इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी बढ़ रही थी, अच्छा, हर इंस्टेंट पे अगर इसकी वेलोसिटी बढ़ रही थी तो एवरेज ऑन एन एवरेज पूरे जर्नी का होगा, किसी इंस्टेंट का क्या होगा? तो देखो h डिस्टेंस ट्रेवल करने में t टाइम लिया, ये h डिस्टेंस एक लार्ज इंटरवल था, t एक लार्ज इंटरवल था, तो सीधा h/t। लेकिन अगर मैं बोलूं कि किसी स्मॉल इनफाइनिटली स्मॉल dt टाइम में कुछ dh डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो इनफाइनिटली स्मॉल dh डिस्टेंस बटा dt ये हो जाएगा इसका किसी इंस्टेंट का वेलोसिटी। तो किसी इंस्टेंट पे किसी भी चीज में चेंज देखना हो, ये डिफाइन हो जाएगा रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और यही तो हाइट आपकी पोजीशन होगी, रेट ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। देखो वेलोसिटी जब आपको इसका कोई फॉर्मेट होता है, एक फॉर्मूला होता है, तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी वो समझाया, क्योंकि इनफाइनिटली स्मॉल टाइम में चेंज आप नॉर्मल तरीके से इस तरीके से नहीं देख सकते थे, तो एक डिफरेंशिएशन का आपने टूल बनाया, ठीक है। अब इंटीग्रेशन इसका उल्टा होता है, वो भी ठीक है, फॉर्मूला भी होगा वो भी हम समझ लेंगे, लेकिन हम इंटीग्रेशन पढ़े क्यों? 2 मिनट के लिए स्क्रीन पॉज करके अपने मन में सोचो, तुमने पढ़ा भी है, मैं इंटीग्रेशन पढ़ूं ही क्यों? उससे क्या नया आ जाएगा फिजिक्स में? क्या दिक्कत है फिजिक्स में जिसकी वजह से हमें इंटीग्रेशन पढ़ने की जरूरत पड़ेगी? सोचो थोड़ा सा, 2 मिनट के लिए शांति भावना से अपने मन को शांत करो, स्क्रीन पॉज कर दो, सोचो। सोच लिया? अब देखो कितने लोगों ने सही सोचा मुझे बताएंगे, है ना? चलो देखो, हमें इंटीग्रेशन पढ़ने की जरूरत क्यों है? वाई। तो 9th क्लास में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपने पढ़ा होगा। क्या कहता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? वो कहता है कि मान लो एक ऑब्जेक्ट है m1 मास का, r डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट है m2 मास का, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा F g m1 m2 बटा r²। तो इस बात को फील करो कि ये जो फोर्स है F बराबर g m1 m2 r², किसके बीच का है? चलो 2 मास के बीच का। ये किसी भी 2 मास के बीच का फोर्स हो सकता है F बराबर g m1 m2 r²? नहीं, किसी भी 2 मास के बीच का फोर्स नहीं हो सकता ये। सर क्यों? क्योंकि न्यूटन ने कहा था दिस फॉर्मूला इज ओनली वैलिड फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट एंड स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। ये समझना थोड़ा सा कि पॉइंट और स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए सही है। तुम लोग सर ये तो आप ग्रेविटेशन में चलेगा, लेकिन थोड़ा फील करना जरूरी है। ये जो मेथड है ना, ये जो फोर्स का फॉर्मूला है ना, वो पॉइंट और स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए सही है। न्यूटन से किसी ने पूछा एक बात बताओ, ये एक रॉड ले लो, तुम क्या ले लो? रॉड ले लो, और एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लो। इस रॉड का मास है m और लेंथ है l, और इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का मास है बेटा स्मॉल m। इन दोनों के बीच फोर्स बताओ। न्यूटन ने कहा नहीं बता पाऊंगा। न्यूटन ने कहा नहीं बता पाऊंगा। क्यों साहब, क्या दिक्कत है आपको बताने में? तो न्यूटन ने कहा कि यार मेरा फॉर्मूला गलत देगा रिजल्ट। मेरा फॉर्मूला सिर्फ हमने ऑब्जेक्ट को पॉइंट मान के ही डिराइव किया है, मतलब
आप रॉड और एक पॉइंट मास के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं निकाल सकते। यह समस्या थी साहब। अब इस समस्या को सुलझाने के लिए पूरी दुनिया के मैथमेटिशियन लग गए, सब फिजिसिस्ट लग गए, यार अब मैं तो निकालूंगा, कैसे नहीं निकलेगा। तो किसी ने सोचा एक काम करते हैं, ये पॉइंट नहीं है तो इसको एक पॉइंट बना देते हैं। क्या करते हैं? पॉइंट बना देते हैं। कैसे बनाएंगे पॉइंट? यहां से r डिस्टेंस पे गए और एकदम छोटू सा dr मोटाई का हिस्सा काट लिया रॉड का। बोला अब मैंने इतना छोटा काटा कि तुम्हें पॉइंट मानना पड़ेगा, मान लो। लेकिन ये जो फोर्स आएगा इस छोटे से हिस्से dm मास के और इसके बीच का छोटा सा फोर्स होगा dm, g कैपिटल M, देखो ये स्मॉल m, g स्मॉल m इंटू dm बटा इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो गई r का होल स्क्वायर। ये आ गया सर, ये तो छोटा सा फोर्स है। अब इसी तरीके से बहुत सारे छोटे छोटे हिस्से काटे, सबको पॉइंट बनाया, सबका फोर्स लिखा, फिर उसको जोड़ दिया। लेकिन समय बहुत लगा। फिर वो समस्या बनी ही रही कि जितने जल्दी ये निकाल सकता है क्या उतना जल्दी नहीं निकल सकता क्या? ये बहुत समय के बाद एक मैथमेटिकल ऑपरेशन हम लोगों ने बनाया जिससे ये काम करना भी आसान हो गया। उसी को कहते हैं हम इंटीग्रेशन। मतलब इंटीग्रेशन इज नथिंग बट अ समेशन। इंटीग्रेशन इज एडिशन ऑफ वेरी स्मॉल पार्ट, बहुत सारे स्मॉल पार्ट का एडिशन को हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन। कैसे? तो बहुत सारे छोटे हिस्से का फोर्स आया, सबको जोड़ना था और जोड़ने का आसान काम कर दिया इंटीग्रेशन ने। फील आया थोड़ा सा कि इंटीग्रेशन का यूज कहां होता है फिजिक्स में, एटलीस्ट ये तो समझ आया। कहां पे नॉर्मल फिजिक्स इनवैलिड हो गया था तो इंटीग्रेशन आके उसको सही करा। अब एक बहुत बड़ा डिफरेंस है वो समझना। इंटीग्रेशन जोड़ेगा तो पर्टिकुलर किसी एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू तक जोड़ेगा। अरे भाई जोड़ना है तो एक चीज को जोड़ोगे, किसी इंस्टेंट पे जोड़ोगे, किसी इंटरवल में जोड़ोगे, यहां से यहां तक की वैल्यू को जोड़नी है। मतलब इंटीग्रेशन आपका होता है एक इंटरवल में इंटीग्रेशन होता है इंटरवल में। और जो डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा था d/dx, याद रखिएगा ये dy/dx डिफरेंशिएशन नहीं होता, डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है d/dx, इसको हम चिपकाते हैं y पे, है ना। ये बात आपको अच्छे से पता होना चाहिए। बताओ ये क्या है सर? ये डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन एट एन इंस्टेंट, ये एक इंस्टेंट पे होता है। पर्टिकुलर इंस्टेंट पे किसी वैल्यू में कितनी चेंज हुई विथ रिस्पेक्ट टू वो किसके साथ वेरी कर रहा था। जैसे dx/dt अगर पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, किसी एकदम छोटे से इंटरवल में पोजीशन कितनी चेंज हुई dx/dt आ जाएगा। ये एक इंस्टेंट पे होता है और ये एक इंटरवल में होता है। इसका एक लिमिट होता है। जिस तरीके से d/dx हमने लिखा है उसी तरीके से इसका जो साइन होता है वो ऐसे सांप की तरह होता है, ऐसा और उसमें dx से मल्टीप्लाई कर देता है। ये क्या है सर? डब्बा। अरे यहां डब्बा नहीं बनाते क्या? इसमें जिसको रख दोगे उसी को डिफरेंशिएट करेगा, इस डब्बे में जिसको रख दोगे उसी को इंटीग्रेट करेगा। अब तुम पूछ सकते हो सर ये ऐसा क्यों बनाया, dx से मल्टीप्लाई क्यों किया? बात बताओ, जब तुम दो चीज को ऐड करते हो, तुम्हें बचपन में सिखाया गया था और बोला था एडिशन का साइन ऐसा है, तो तुमने क्यों मान लिया ऐसा है? एडिशन का साइन ऐसा ही क्यों है? मैं एडिशन का साइन ऐसा बनाऊंगा, मेरी मर्जी। और क्या पता 200 साल पहले तुम ही मैथमेटिशियन रहे होगे और तुमने ही एडिशन का इन्वेंशन किया होगा और आज इस जन्म में दिमागी रूप से गणित तुम्हारा कमजोर हो गया क्योंकि पिछले जन्म में ज्यादा पढ़ लिया होगा। तो अगर तुमने ऐसा साइन बनाया तो बताओ क्यों बनाया? मैं तो तुम्ही से पूछ रहा हूं, क्यों बनाया तुमने ऐसा साइन? क्यों बनाया घटाव का साइन, सब्ट्रैक्शन का साइन ऐसा, मल्टीप्लिकेशन कैसा? क्या कारण था सर? हमें कुछ ना कुछ बनाना था तो हमने एक बार बना दिया, दुनिया उसको यूज करने लगी, दिमाग में सेट हो गया। उसी तरीके से डिफरेंशिएशन का ये साइन होता है, ये d/dx, जिसको डिफरेंशिएट करना उसके पीछे चिपकाते हैं। उसी तरीके से इंटीग्रेशन का ये साइन है, जिसको इंटीग्रेट करना है उसको इसके बक्से में रख देंगे। क्या रख देंगे? बक्से में रख देंगे। तो ये होगा y इंटू dx। किसका इंटीग्रेशन है? इंटीग्रेशन किसका? ऑफ y। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया है और y भी किसका फंक्शन होगा? x का। अरे y होगा x स्क्वायर, x क्यूब, साइन x, कुछ x का फंक्शन होगा। तो लिमिट जहां से जहां तक आपको इंटीग्रेट करना है x1 से x2 तक पुट करेंगे। पर अगर हमारे पास लिमिट नहीं है तो उसका एक जुगाड़ है। अभी तो समझो कि ये इंटरवल में ही होता है इसीलिए लिमिट आता है, और एक इंस्टेंट पे होता है इसलिए इसमें कोई लिमिट नहीं है। एक इंस्टेंट पे एक इंस्टेंट आता है, एक वैल्यू आता है जहां पे आपको करना है। बताओ फील आया कि नहीं इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का?
अब चलो इसके फॉर्मूले क्या क्या होंगे, इसके फॉर्मूले क्या होंगे, यहाँ पे अपन ने इसके फॉर्मूले क्या क्या होंगे, तो देखो सबसे पहला और बेसिक इसका फॉर्मूला होता है, अगर आपका कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर n, है ना, तो इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, एक्स टू दी पावर n इंटू डी एक्स, अरे y की जगह पे रख दिया अपन ने एक्स टू दी पावर n। डिफरेंशिएशन में पावर बाहर आ जाता है और ऊपर पावर एक से सब्ट्रैक्ट हो जाता है। यहां पे पावर नीचे आएगा और पावर एक से ऐड हो जाएगा। इसमें इसका इंटीग्रेशन होगा n+1 बटा n+1। इंटीग्रेशन में जो पावर होता है उसमें एक ऐड कर देते हैं और ऐड की हुई पावर से डिवाइड कर देते हैं। डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लीकेशन करते हैं पावर को ले जाके और पावर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहां पे नीचे डिवाइड कर देते हैं और पावर को एक से ऐड कर देते हैं। यह है इंटीग्रेशन का तरीका। लेकिन यह फॉर्मूला हर जगह वैलिड है, हर जगह वैलिड है, बट नॉट वैलिड फॉर n इज इक्वल टू -1। अगर n की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, चलेगा, लेकिन n की वैल्यू -1 नहीं आनी चाहिए। दिक्कत क्या होगा वो भी बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा महसूस करो इसको। पहले एक दो फॉर्मूला इंटीग्रेट करो। मान लो x² इंटू डी एक्स। अब यहां पे फील करो कि यहां दो चीजों को मैंने लिखा है, एक है तुम्हारा ये इंटीग्रेशन का साइन और dx, ये ऑपरेटर है। अंदर में क्या रखा है मैंने, अंदर में मैंने रखा है, देखो ये फील करना बहुत जरूरी है, x²। अपने को इस x² का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो बताओ क्या करोगे सर, x पावर है इसका 2, यहां पे देखो पावर n था तो n+1, तो ये हो जाएगा 2+1 बटा, पावर से डिवाइड नहीं करते, पावर में एक ऐड करके ही डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका x⁻³ बिल्कुल सही है। अब यहां पे ध्यान से देखो कि लिमिट तो है नहीं, लिमिट नहीं होता तो एक कांस्टेंट ऐड कर देते हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं इसको। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस फिजिक्स में कहीं नहीं आएगा, नीट फिजिक्स में, बट आपको पता होना चाहिए कि एक इंटरवल में होता है, लेकिन लिमिट हमें नहीं पता है तो प्लस सी ऐड कर देंगे। लिमिट पता होगा तो रखना सिखाऊंगा, अभी तो फॉर्मूला सिखा रहा हूं। देखो इधर बेटा, मान लो 1/x² इंटू डी एक्स है, तो क्या करोगे सर, 1/x², इसको ऊपर ले जाएंगे तो -2 इंटू डी एक्स होगा। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपने सिखाया है -2+1 x टू दी पावर, जो भी पावर उसमें एक जोड़ दो, जो भी पावर एक जोड़ के डिवाइड कर दो, प्लस ये आंसर आ जाएगा। ये है तरीका आपका इंटीग्रेशन का, जो भी पावर है तो ये -2+1 ये -1 हो जाएगा नीचे, समझ आ रहा है। x टू दी पावर 3/2 इंटू डी एक्स, बताओ इसका क्या होगा, बहुत ईजी है, x टू दी पावर 3/2+1 बटा 3/2+1 प्लस सी। सर यहाँ नहीं करा, अच्छा यहाँ भी करा है, तुम नहीं भी करोगे, भूल भी जाओगे, प्लस सी ऐड करना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्यों इसका कोई तगड़ा फिजिकल सिग्निफिकेंस अपने फिजिक्स में नहीं है। बस तुम्हें ये ध्यान रखना है कि इसका इंटीग्रेशन करते कैसे। सर अगर 1/x हुआ तो 1/x हुआ तो करो, ये 1/x का मतलब है जब x ऊपर जाएगा तो इसका पावर -1 होगा, तो x टू दी पावर -1+1 बटा -1+1 बोलो, तो x टू दी पावर 0 बटा -1+1 0, तो ये तो इनफाइनाइट आ रहा है। पहले ही बताया था कि अगर n की वैल्यू -1 हो तो फॉर्मूला मत लगा देना। क्या इसका इंटीग्रेशन इनफाइनाइट होगा कि गलत हो गया, ये गलत हो गया, फॉर्मूला वैलिड ही नहीं। तो सही क्या होगा, सही होगा 1/x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन ln x, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा log x, एक दूसरे का उल्टा है, एक दूसरे का उल्टा है। यहां भी प्रूफ कर सकते हो तुम, ये वाला जो टर्म आया ना, इस पूरा टर्म को, इस पूरे टर्म को एक बार तुम कर दो डिफरेंशिएट, ये आ जाएगा। पूरे टर्म को एक बार कर दोगे डिफरेंशिएट, ये आ जाएगा। समझ आया ये बात आपको? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंटीग्रेशन का और फिजिकल मीनिंग तो हमें समझ आया, ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है। जैसे किसी ग्राफ का स्लोप निकालना हो तो क्या करते हैं आप, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का फिजिकल मीनिंग होता है स्लोप ऑफ द ग्राफ। इंटीग्रेशन का फिजिकल मीनिंग क्या है, एकदम फील करा के दिखाता हूं, सुनो। मान लो ये मैंने ग्राफ बनाया, y वर्सेस x का एक ग्राफ बनाया, और ये ग्राफ के अंदर जो एरिया कवर्ड हो रहा है, एरिया अंडर द कर्व बोलते हैं इसको। इस कर्व के अंदर जो एरिया आया है, ये एसाइडेड रीजन का एरिया, ये मुझे निकालना है। सबसे पहले तुम पूछोगे कि सर ग्राफ कहां तक बना है। ये ग्राफ मान लो यहां से यहां तक हाइट है y0 और यहां से यहां तक इसकी डिस्टेंस है x0, तो सर ये रेक्टेंगल बन रहा है, इसका एरिया निकालना बहुत आसान है। एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा y0 इंटू x0। तो जब भी कभी आपको ग्राफ का एरिया निकालना हो तो ऐसे निकाल लेंगे y0 इंटू x0। सर अगर ऐसा हुआ तो मान लो ये कोऑर्डिनेट है आपका x0 y0, x0 y0 का मतलब समझते हैं ना, इस पॉइंट का ओरिजिन से x में डिस्टेंस x0 और y में डिस्टेंस y0, इसका एरिया अंडर द कर्व क्या होगा। सर ये ट्रायंगल बन रहा है, इसका
एरिया अंडर द कर्व होगा हाफ, ट्रायंगल है, हाइट वाई नॉट इंटू बेस एक्स नॉट, सिर्फ ये आएगा इसका एरिया अंडर द कर्व। बिल्कुल सही बात है यार, एरिया अंडर द कर्व निकाल लिया। अच्छा ऐसे स्क्वायर बना दो तो, सॉरी स्क्वायर तो बना दोगे निकाल नहीं लोगे, सर्कल बना दो तो निकाल लोगे, निकाल लोगे। अगर मान लो इसके अंदर का एरिया बताओ तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, बस रेडियस बता दो। तो ये सारी चीजें निकालना आसान है, लेकिन ऐसा ग्राफ मैंने बना दिया। अब मैंने पूछा कि यहां से यहां तक का एरिया बताओ, ये वाला एरिया बताओ, ये वाला एरिया बताओ। अब भाई साहब क्या बन रहा है? सैडेड रीजन क्या ट्रायंगल है? क्या सैडेड रीजन रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, स्क्वायर है, सर्कल है, क्या है? सर ये तो पैराबोला का ग्राफ है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का रिलेशन लग रहा है। ये ऊपर उठा हुआ है तो x का पावर ज्यादा होगा, बिल्कुल ऊपर उठा हुआ है तो x का पावर ज्यादा होगा। लेकिन इसका एरिया कैसे निकालोगे? नहीं निकाल सकते सर, कोई परफेक्ट सेफ है ही नहीं। तो क्या कर सकते हैं? तो इसके एरिया निकालने का मेथड इंटीग्रेशन ही रहता है। वो कहता है कि चलो ठीक है, ये तुम सेफ नहीं बता पा रहे हो तो एक काम करो, यहां से x डिस्टेंस पे जाओ और एकदम छोटू सा dx मोटाई मान लो, एकदम छोटा सा। अभी छोटे से में y का वेरिएशन तुम तो कांस्टेंट ही मान लोगे ना थोड़ा सा, तो y मान लो कुछ y है और ये dx है, इसका छोटा सा एरिया d आ जाएगा, इसका छोटा सा एकदम छोटू सा एरिया ये वाला। अब ऐसे ऐसे बहुत सारे एरिया निकाल के ऐड कर लो, या तुम इसका एरिया लिखो, बताओ हाइट y और ये dx। अब इसको इंटीग्रेशन में डाल दो, इसको इंटीग्रेशन में डाल दो। जैसे तुम इसको इंटीग्रेशन में डालोगे मतलब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दोगे, ये तुम्हें रिजल्ट निकाल के दे देगा। ये देखो, ये तुम्हें रिजल्ट निकाल के दे देगा। ये इंटीग्रेशन और ये डी फॉर डिफरेंशिएशन, डिफरेंस, ये इसको खा जाएगा। यहां पे बनेगा सिर्फ ए बराबर इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी एक्स। वाई बराबर एक्स स्क्वायर है तो यहां पे रख दो। और कल को तुम्हें यह महसूस होगी मुझे यहां से यहां तक एरिया नहीं निकालना है, मुझे पर्टिकुलर यहां से लेकर के यहां का एरिया निकालना है, इस x1 से लेकर के इस x2 का ही एरिया निकालना है। तो एरिया फ्रॉम x1 टू x2, मतलब ये इंटरवल बता दिया कि यहां से यहां तक का एरिया चाहिए, तो लिमिट पुट कर दो x1 से x2 तक का। एकदम फील आया कि नहीं है? तो किसी ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व कैसे निकालते हैं? इंटीग्रेशन से। तो इंटीग्रेशन का ग्राफिकल मीनिंग क्या हुआ? एरिया अंडर द कर्व। इंटीग्रेशन का ग्राफिकल मीनिंग क्या होगा? एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व कैसे निकलेगा? इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन से एरिया अंडर द कर्व कैसे निकलेगा? इंटीग्रेशन से। समझ आया ये बात अच्छे से? चलो आगे देखते हैं। अब है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन इज ए इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो तुम्हें अगर डिफरेंशिएशन याद है तो इंटीग्रेशन याद है। कैसे बताओ अच्छे से सोच के। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? साइन थीटा का सर कॉस थीटा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, ये होगा। लिमिट नहीं पता तो प्लस सी ऐड कर दो। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। देखो इधर फिर से महसूस करो, मैं तुम्हें बताता हूं। बताओ साइन थीटा का डिफरेंशिएशन बोलो क्या होता है? सर साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, हमने पढ़ा है। साइन का कॉस, कॉस का इंटीग्रेशन साइन। अच्छा सर साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो सर साइन थीटा का इंटीग्रेशन होगा कॉस थीटा प्लस सी। कॉस थीटा को डिफरेंशिएट करो तो आपने सर बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर सी आ जाए तो उसका डिफरेंशिएशन में माइनस आता है। तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा? सर माइनस साइन, लेकिन माइनस तो है नहीं यहाँ पे। तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो माइनस यहाँ पे लगा देता हूं। कॉस का डिफरेंशिएशन बोलो माइनस साइन और एक माइनस पहले से लगा है तो प्लस साइन हो जाएगा। एकदम सही है। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। चलो इधर बताओ सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? तो tan थीटा का डिफरेंशिएशन था सेक स्क्वायर थीटा, tan थीटा का डिफरेंशिएशन था सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan थीटा। हालांकि ये सारी चीजें नीट फिजिक्स में एक भी ऐसा सवाल नहीं है जो जिसमें ये यूज हो, लेकिन आप थोड़ा पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉसेक स्क्वायर थीटा का क्या होगा? तो ये होगा कॉट थीटा, लेकिन माइनस आएगा प्लस सी। tan थीटा इंटू सेक थीटा क्या होगा? तो सुनो ध्यान से, सेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक थीटा इंटू tan थीटा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? सेक थीटा प्लस सी। ये क्या होगा सर? कॉसेक थीटा प्लस सी, लेकिन सर यहां पे माइनस भी आएगा। अब सर डिफरेंशिएशन में माइनस देखने का तरीका तो आपने बता दिया था, इंटीग्रेशन में बताओ मैंने क्या बताया था? तरीका बताओ। बहुत आसान तरीका बताया था। ये तो खास बात है, चीजें को आसान बना के कैसे बताते हैं सुनो। डिफरेंशिएशन करते समय अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसका आप डिफरेंशिएट कर रहे हो उसमें सी है, पहला वर्ड, पहला लेटर सी है, तो उसका डिफरेंशिएशन नेगेटिव होगा। और इंटीग्रेशन में अगर रिजल्ट में सी है तो नेगेटिव होगा। इंटीग्रेशन में अगर रिजल्ट में सी है तो नेगेटिव होगा। और देखो देखो, माइनस सी है तो माइनस, एस है तो नहीं होगा, टी है तो नहीं होगा, सी है तो माइनस, एस है तो नहीं, कॉस है तो माइनस। लिख लो, रिजल्ट में
सी है तो निगेटिव है, और डिफरेंशिएट करते समय जिसको डिफरेंशिएट कर रहे हो उसमें सी है तो निगेटिव है। बहुत जबरदस्त तरीका है या नहीं बताओ? बहुत जबरदस्त तरीका है बेटा, कोई खास बात नहीं है। क्लियर है? आपको समझ आया? अब को यही दोनों याद रखना है, इन सबसे कोई मतलब नहीं है। बताओ, साइन का माइनस कॉस, कॉस का साइन, सेक स्क्वायर थीटा का टैन थीटा, क्योंकि टैन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर थीटा। देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, टैन का होता है सेक स्क्वायर थीटा, कॉट का होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसीलिए निगेटिव आता है क्योंकि ये भी सी है, ये भी, इसका डिफरेंशिएशन में निगेटिव, इसका इंटीग्रेशन में भी निगेटिव। साइन का बोलो माइनस कॉस, साइन का माइनस कॉस, क्योंकि कॉस में सी आया, रिजल्ट में सी आया। हाँ, कॉस का प्लस साइन होगा, कॉस का इंटीग्रेशन प्लस साइन होगा। क्लियर है क्या? इसको याद रखना। अब नेक्स्ट देखिए, किसी कांस्टेंट फंक्शन का इंटीग्रेशन, कांस्टेंट फंक्शन का इंटीग्रेशन, कांस्टेंट फंक्शन का इंटीग्रेशन, लाइक y इज इक्वल टू मान लो 1, इसी को इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx रख दो। अरे भाई, इंटीग्रेशन यही होता है ना, y की जगह 1 रख दिया। अब 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर 0 इंटू dx। दो तरीके से समझाऊंगा, पहले कंसेप्ट समझो। किसी भी वेरिएबल या फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू का पावर अगर 0 रख दूं तो उसका रिजल्ट 1 होता है। तो x टू द पावर 0 क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, तो 1 को अपन x टू द पावर 0 रख सकते हैं। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहां पे फॉर्मूला लगा सकते हैं 0 प्लस 1 बटा 0 प्लस 1। x का पावर 0 प्लस 1 मतलब x का पावर 1, वो x से लिखेंगे, और 0 प्लस 1 इज 1 मतलब x आ गया। तो 1 का इंटीग्रेशन x होता है क्या? हाँ, 1 का इंटीग्रेशन x होता है। यहां देखना, अगर मैं सिंपल बोलूं ये 1 ना भी होता तो सिंपल dx में 1 रखो ना रखो एक ही बात है। तो सिंपल का dx आ जाए तो ये 1 हो जाए, सॉरी x हो जाएगा। इसको ऐसे भी समझो, ये इंटीग्रल का साइन है और d फॉर डिफरेंशिएशन, एक दूसरे को काट देगा, यहां पे x बचेगा। उसी जिस तरीके से मैंने यहां पे dA को इंटीग्रेट किया था तो तुम बिना बताए चुपके से ही लिख दिया था। क्यों? क्योंकि ये इसको खा जाएगा, यहां पे a बचेगा। उसी तरीके से घबराने की जरूरत नहीं है। मान लो dt हो तो ये t बचेगा, मान लो ये dmr हो तो ये mr बचेगा। ये इसको खत्म कर देगा। देखो ना, यहां पे वही तो समझा है। अच्छा सर, अगर y बराबर 5 हो तो घबराना नहीं है। इफ y बराबर 5 तो क्या करोगे? तो इंटीग्रेशन में 5 इंटू dx रखोगे। ईमानदारी से सोचो, ये कांस्टेंट है, तो जिस तरीके से डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट बाहर जाता था, इंटीग्रेशन में भी कांस्टेंट बाहर जाएगा। ये 5 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx, और इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या बोला था? x, तो यह आ जाएगा आपका 5x। ये सीखना बहुत जरूरी था, नहीं तो बच्चा इसी में कंफ्यूज हो जाता है। मुश्किल चीज कर लेता है, आसान में कंफ्यूज हो जाता है। समझ आया ये बात? नेक्स्ट देखिए, एडिशन रूल। जिस तरीके से डिफरेंशिएशन में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन रूल सीखा था, उसी तरीके से यहां पे एडिशन और डिफरेंस रूल सीखेंगे। यहां पे मल्टीप्लिकेशन रूल आपके काम का नहीं है ना, वो यूज नहीं होता कभी भी। जैसे मान लो y बराबर a प्लस बी है, इसको इंटीग्रेट करना है, तो y इंटू dx का मतलब क्या हुआ? y की जगह a प्लस बी रखो तो a प्लस बी इंटू dx। अब मेरी बात सुनना, इसमें इंटीग्रल ऑपरेटर कौन है? सर dx और ये साइन। तो आपको क्या करना है कि dx और ये साइन को अंदर लेके जाना है ब्रैकेट में, प्लस फिर dx और इंटीग्रल का साइन इसमें लेके जाना है। तो क्या दिखेगा? देखो, इंटीग्रेशन ऑफ a, देखो ये और ये dx भी अंदर आ गया, प्लस ये अंदर गया, ये अंदर गया। किसी भी चीज को अंदर ले जाते हो तो दोनों टर्म में मल्टीप्लाई होगा। कॉमन निकालते हो तो दोनों से बाहर निकलता है। तो dx को अंदर ले जाओगे तो a से भी मल्टीप्लाई होगा dx, b से भी होगा तो a dx, और इधर हो जाएगा b dx। सिंपल, और सिंपल बना के बताता हूं। मान लो y बराबर a प्लस बी है, तुम्हें इंटीग्रेट करना है, तो पहले a का कर दो प्लस b का कर दो। बात खत्म। पहले a का इंटीग्रेशन किया, प्लस b का किया। अगर सब्ट्रैक्शन में है a माइनस b, इंटीग्रेशन कैसे करोगे? तो इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू dx का मतलब हुआ इंटीग्रेशन ऑफ a माइनस इंटीग्रेशन ऑफ b, दैट्स इट। यहां पे फंक्शन एक करके दिखाते हैं आपको। मान लीजिए कोई फंक्शन लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस 4। क्या करोगे? सॉरी, इंटीग्रेट कर देंगे ना y इंटू dx। पहले जाके करेंगे एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का, तो एक्स टू द पावर 3/3। अरे भाई, x का इंटीग्रेशन करते समय पावर में एक ऐड करते हैं तो 3/3 माइनस कॉस एक्स। साइन एक्स का क्या होगा? माइनस कॉस एक्स। रिजल्ट में c है तो निगेटिव, प्लस 4 का इंटीग्रेशन करेंगे तो 4 बाहर अभी किया था ना, और dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, तो ये बनेगा आपका 4x। आप चाहे तो एक लाइन और लिख लिया। समझ आया क्या अच्छे से? अच्छा सर, चलो आगे बताओ। अब
अभी रुको, आगे और बताते हैं। जैसे 1 ऑफ e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा? देखो यहाँ पे क्या रखा है, e टू द पावर x, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x, क्योंकि e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन भी e टू द पावर x ही होता है। सबसे आसान फंक्शन इंटीग्रेशन में कौन सा देखना है सर? e टू द पावर x। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों सेम होता है। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है साहब, बहुत इजी है। क्या समझ आया ये बात आपको? अच्छा यहां पे देखना, y इज इक्वल टू, मान लो मैं लिखता हूं sin x प्लस cos x, इसका इंटीग्रेशन करना है। चलो करते हैं। ये देखो यहां पे sin x प्लस cos x इंटू dx। बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन होगा पहले sin x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos x, और cos x का हो जाएगा sin x, प्लस c ऐड करना है तो कर लो, क्योंकि यहां पे लिमिट गिवन नहीं है तो कांस्टेंट ऐड कर लेंगे, नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? क्योंकि फिजिक्स में आपको लिमिट के साथ करना होगा और बिना लिमिट के करना होगा, तो वहां पे चीजें आपको सिखाई जाएगी। जैसे फिजिक्स में यूज करेंगे तो और अच्छे से विजुअलाइज हो जाएगा। चलो देखो जैसे मान लो मैंने यहां पे किया e का पावर x प्लस 4x का इंटीग्रेशन, तो पहले e का पावर x का करोगे तो e का पावर x का इंटीग्रेशन e का पावर x ही होगा, प्लस 4 बाहर जाएगा और x बचा तो x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, क्योंकि x का पावर 1 है बेटा, x का पावर क्या है 1 है, तो x का पावर 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1, इस तरीके से इंटीग्रेशन हो जाएगा। चलो सर यहां तक तो समझ आ गया, लेकिन कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जिसके लिए हमें डिफरेंशिएशन में आउटसाइड इनसाइड चेन रूल की जरूरत पड़ी थी। हालांकि चेन रूल मैंने आपको समझाया नहीं था, चेन रूल अच्छा सॉरी समझाया था, लेकिन दूसरा तरीका भी मैंने आपको बताया था। उसी तरीके से यहां पे देखिएगा, अगर मान लो y इज इक्वल टू मैं लिखूं साइन x स्क्वायर, सॉरी साइन 2x, मान लो ऐसे लिखूं y इज इक्वल टू साइन 2x। अब आप इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? क्योंकि इसमें आप देखिए ध्यान से, तो साइन x नहीं है, साइन 2x है, और लेकिन आपको इंटीग्रेशन तो x के रिस्पेक्ट में करना है। अब कैसे करेंगे? देखिए समझिए इस बात को। जैसे यहां पे कहते हैं आप साइन x इंटू डी एक्स, तो साइन x का इंटीग्रेशन हो जाता है आपका माइनस कॉस x, यहां पे साइन 2x इंटू डी एक्स है, तो फिर से यहां पे चेन रूल लगेगा। अब 2x को t मानेंगे, लेट 2x को t मानेंगे, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर 2x की वैल्यू t रखेंगे, फिर dx की वैल्यू 2dt रखेंगे, और यहां पे करेंगे आप मजदूरी। क्या आप चाहते हैं कि मजदूरी करें? क्या आप चाहते हैं कि मजदूरी करें? नहीं सर, मजदूरी करना नहीं चाहते। तो आइए इंटीग्रेशन का भी एक आसान सा रूल मैंने बनाया है, वो आपको सिखाते हैं। आउटसाइड इनसाइड रूल, चेन रूल को काट दो। क्या है ये? आउटसाइड इनसाइड रूल। फटाफट डिफरेंशिएशन का आउटसाइड इनसाइड रूल बताओ। डिफरेंशिएशन का आउटसाइड इनसाइड रूल बताओ। सर डिफरेंशिएशन का आउटसाइड इनसाइड रूल था डिफरेंशिएशन ऑफ आउटर फंक्शन कीप इनसाइड एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ आउटर फंक्शन कीप इनसाइड एज इट इज, मल्टीप्लाई डिफरेंशिएशन ऑफ इनर फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ इनर फंक्शन, यही था। फिर से बोलो, डिफरेंशिएशन ऑफ आउटर फंक्शन कीप इनसाइड एज इट इज, मल्टीप्लाई डिफरेंशिएशन ऑफ इनर फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। लेकिन इंटीग्रेशन का आउटसाइड इनसाइड रूल इससे भी आसान है। इंटीग्रेशन थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इसका आउटसाइड इनसाइड रूल इससे भी आसान है। क्या है सुनो, क्या है सुनो, इंटीग्रेशन ऑफ आउटर फंक्शन कीप इनसाइड एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ आउटर फंक्शन कीप इनसाइड एज इट इज, बटा इंटीग्रेशन नहीं करना, एक ही बार करना है, बटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स से एक्स के जो मल्टीप्लायर है उसे डिवाइड कर दो। ये टी का मल्टीप्लायर है जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, उसके मल्टीप्लायर से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। बस देखना, समझना और सुनना अच्छे से। डिफरेंशिएशन का आउटसाइड इनसाइड रूल कहता है कि डिफरेंशिएट आउटर फंक्शन कीप इनसाइड एज इट इज, जो अंदर का है उसको रहने दो, मल्टीप्लाई डिफरेंशिएशन ऑफ जो अंदर था उसका कर दो, फिर उसके अंदर का कर दो, फिर उसके अंदर का कर दो, करते रहो, अंदर अंदर करते रहो। लेकिन इंटीग्रेशन कहता है कि बाहर का करो, अंदर का करने की जरूरत नहीं है, अंदर कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बाहर का करो, बटा जो एक्स और टी का मल्टीप्लायर उसे डिवाइड कर दो। आओ देखिए, आओ देखिए, आओ देखिए, साइन 2x इंटू dx। बताओ साइन x का इंटीग्रेशन cos x माइनस cos x, साइन x का बोलो माइनस cos x, साइन t का माइनस cos t, साइन mr का माइनस cos mr, साइन रामलाल का माइनस cos रामलाल, साइन कुछ का माइनस cos कुछ। साइन कुछ बोलो, इसको कुछ बोलो ही मत, इसको कुछ कुछ बोलो, जो है वो बोलो ही मत, इसको कुछ बोलो। तो साइन कुछ का बोलो माइनस cos कुछ, माइनस cos कुछ।
बटा x का यहां पे मल्टीप्लायर क्या है 2 बटा 2 प्लस c, दैट्स इट। यही आएगा 200%, यही आएगा। क्या बात कर रहे हो सर, बिल्कुल सही। और देखिए मान लो तुम्हें इंटीग्रेट करना हो, देखना x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए आउटसाइड इनसाइड की रूल की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो सिंपल है। पहले जाके x स्क्वायर का करो तो आएगा x का पावर 3/3। देखो ना बेटा 2 है तो 2 प्लस 1 3/3, माइनस 4 बाहर रखो, x है तो x का हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2। ऐड करना है पावर को 1 से और उसी ऐड किए हुए पावर से डिवाइड करना है। ये 2 है तो हो जाएगा 2 बाहर dx का इंटीग्रेशन x, ये आएगा तुम्हारा। ठीक है, और चेन रूल का एप्लीकेशन और अच्छे से हम देखेंगे, चिंता की बात नहीं। जैसे साइन ओमेगा टी है, साइन x नहीं है, साइन ओमेगा टी है, तो इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे आप तो ओमेगा टी का इंटीग्रेशन dt के रिस्पेक्ट में होगा, जहां पे ओमेगा टी का मल्टीप्लायर है, कांस्टेंट है। तो साइन कुछ का माइनस कॉस कुछ, साइन कुछ का माइनस कॉस कुछ, और ये कुछ का जो मल्टीप्लायर है वो है ओमेगा, तो ओमेगा से डिवाइड कर प्लस सी, कोई खास बात नहीं। कॉस ओमेगा टी का सर क्या होगा, आओ करे एक बार करोगे कि 2 बार करोगे सर? डिफरेंशिएटर्स में होता तो 2 बार करते, इंटीग्रेशन में एक ही बार करेंगे। बताओ कॉस कुछ का साइन कुछ बटा कुछ से डिवाइड कर दो, साइन 3 थीटा इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3 थीटा इंटू डी थीटा। बताओ क्या करोगे सर? साइन कुछ का होता है माइनस कॉस कुछ, माइनस कॉस 3 थीटा बटा 3 प्लस सी। कितना आसान है। इसका देखो इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर इंटू dx। अब सुनना, इसमें आउटर कौन है बताओ? आउटर इनर बहुत बताया था। जो ब्रैकेट के अंदर है वो इनर है और ब्रैकेट के बाहर वाला क्या होता है? आउटर होता है। ब्रैकेट के बाहर वाला जो होता है वो आउटर होता है। तो तुम्हारा आउटर है ये 2, ये बाद में कराता हूं मैं, इसको समझो। ये क्या है तुम्हारा? आउटर, और ये है इनर। तो तुम ये समझो अगर x स्क्वायर होता तो इंटीग्रेशन क्या होता? तो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है x का पावर 2 प्लस 1 3 बटा 2 प्लस 1 3, x का पावर 3 बटा 3। t स्क्वायर होता तो t का पावर स्क्वायर मतलब 2, t का पावर 2 होता तो t का पावर 2 प्लस 1 3 बटा 3। कुछ का पावर 2 है ये इनर को अपन कुछ बोलते हैं, कुछ का पावर 2। तो ये हो जाएगा कुछ का पावर 2 अगर है तो कुछ का पावर 3 बटा 3, और एक ही बार इंटीग्रेशन करना है आपको, 2 बार नहीं करना। बटा जो x का मल्टीप्लायर है कोफिशिएंट है वो 2 है, 2 से डिवाइड कर दो प्लस ये आंसर आ गया। वाह यार कितना जबरदस्त है, बताओ। आगे देखो 1/3x माइनस 5 का होल स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है तो चलो साहब करते हैं। सबसे पहले इसको करो कि 3x माइनस 5 का पावर 2 इंटू dx। नहीं सर -2, नीचे स्क्वायर है तो ऊपर जाएगा तो -2 होगा। तो कुछ का पावर -2 है तो इसका इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है कि कुछ का पावर -2 प्लस 1 बटा -2 प्लस 1 होगा। और फिर इसमें जो x का मल्टीप्लायर है वो है 3 मल्टीप्लाई 3 लिख दो प्लस c। लेकिन यहां पे अगर ऐसा फंक्शन हो 1/4x माइनस 3 इंटू dx, स्क्वायर नहीं हो, तो 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, 1/t का होता है log t। तो 1/ कुछ का क्या होगा? अरे बहुत सिंपल है ना यार, x का लीनियर फंक्शन है। 1/ कुछ का होगा log कुछ, तो इसका हो जाएगा log 4x माइनस 3, log 4x माइनस 3। समझ आ रहा है ये बात? log 4x माइनस 3 प्लस बाई 4 x का मल्टीप्लाई से डिवाइड कर देंगे प्लस c, चाहे कर दो। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, इंटीग्रेशन तो कर लिया। फिजिक्स में कई ऐसे सवाल होते हैं जिसमें इंटीग्रेशन ये यूज होता है, लेकिन मैंने आपको पहले क्लास में बोला था यू हैव टू बी हाईली सेलेक्टिव। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो नीट में अच्छा परफॉर्म करने के लिए मैंने ऐसे बहुत बच्चों को देखा अपने टीचिंग कैरियर में जो बहुत इंटेलिजेंट है लेकिन एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वो सब कुछ पढ़ लेता है। और बहुत अच्छे बच्चे देखे हैं, बहुत ऐसे बच्चे देखे जो मीडिया में मेहनत बहुत करते हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं। कैसे? तो वो रिलेवेंट चीजें पढ़ते हैं। अब रिलेवेंट और इरेलेवेंट का फील मैं यहां दिलाता हूं। ये इंटीग्रेशन हम आपको सिखाते भी है, फिजिक्स में यूज भी करते हैं, लेकिन तुम नीट के 20 साल के पेपर ले आओ और उसमें ये इंटीग्रेशन कहीं यूज हुआ है तो मुझे दिखा दो। संभव ही नहीं है,
हुआ ही नहीं आज तक 20 साल में। क्या बात कर रहे हो सर, नहीं हुआ है ये 1/x इंटू लॉग एक्स। अरे भाई हाईली मतलब उनको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है पेपर बनाने वाले को कि आपको बायोलॉजी वालों के लिए पेपर बना लो, मैथ उनके सिलेबस में नहीं था तो ऐसा फिजिक्स और केमिस्ट्री में सवाल नहीं डालना है जो हाईली मैथमेटिकल हो नीट में। अगर 45 में से एक आ भी जाता है तो आप एक के लिए पढ़ रहे हो कि 44 के लिए पढ़ रहे हो। एक तो तुम नशे में भी गलती कर देते हो, पता नहीं कौन सा नशा करते हो, वो तो आसान सवाल भी गलत कर देते हो। तो तुम एक के लिए पढ़ रहे हो कि 44 के लिए पढ़ रहे हो? 44 के लिए पढ़ रहे हो ना बेटा। तो ये ध्यान रखो, नहीं आएगा ये, मैं बोल रहा हूं नहीं आएगा। तुम जाके ढूंढ लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, किसी भी चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जाके ढूंढ लो, ये इंटीग्रेशन नहीं होगा। बहुत सिंपल से इंटीग्रेशन, क्योंकि मैथमेटिक्स आपके सिलेबस में नहीं है बेटा। समझ आया अच्छे से ये बात? चलो अब ऐसे इंटीग्रेशन करते हैं जिसमें लिमिट पुट हो। उससे पहले एक ये देख लेते हैं, ये बोलो क्या है, ये है इनर सर, और ये क्या है, ये है आउटर सर, ये क्या है, आउटर है। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ई के पावर कुछ का इंटीग्रेशन होगा ई का पावर कुछ, ई का पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई का पावर एक्स, ई का पावर कुछ का ई का पावर कुछ, ई के पावर कुछ का होगा ई का पावर 3x - 5 बटा x का मल्टीप्लायर है 3 से डिवाइड कर दो प्लस c, आंसर आ गया। कोई खास बात नहीं है। अच्छा अगर इंटीग्रेशन हो ई का पावर -x इंटू डी एक्स, अब बताओ क्या होगा? ई के पावर कुछ का इंटीग्रेशन ई का पावर कुछ, ई का पावर कुछ क्या है -x बटा जो ई का x का मल्टीप्लायर उससे भाग दे दो, मतलब -1 प्लस ये आएगा। समझ में आया? ई का पावर 4x इंटू डी एक्स, ई के पावर कुछ का इंटीग्रेशन ई का पावर कुछ बटा x का मल्टीप्लायर है 4 से डिवाइड कर दो प्लस ये आएगा। बहुत इजी है। अब अपन ऐसे इंटीग्रेशन सीखते हैं जो असल में फिजिक्स में यूज होगा, आसान होगा लेकिन लिमिट रखने में थोड़े से लेंथी होगा। चलो आओ देखिए, जैसे साइन थीटा का इंटीग्रेशन करना है 0 से पाई बाई 2 तक, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है सर? माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा हो गया इंटीग्रेशन साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा। लिमिट अब कहां से कहां तक दिया है? 0 से पाई बाई 2 तक, तो लिमिट रखोगे 0 से पाई बाई 2 तक। तो सबसे पहले अपर लिमिट रखते हैं। अगर फंक्शन में माइनस है तो इसको बाहर निकाल लो और अपर लिमिट रखो, तो यह आ जाएगा कॉस पाई बाई 2 माइनस, फिर 0 रखोगे तो यह आएगा कॉस 0। कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू बताइए क्या होगा? सर कॉस पाई बाई 2 इज 0 एंड कॉस 0 इज 1, तो आएगा बेटा -1 और ये माइनस है यहां पहले से, तो ये आ जाएगा आपका +1। और रिजल्ट मुझे पहले से पता था +1 ही आएगा। रिजल्ट मुझे पहले से पता था। तुम गेस कर सकते हो कैसे पता होगा? रिजल्ट मुझे पहले से ही पता था। तुम कोई सा भी इंटीग्रेशन दो, साइन कॉस टैन का, नहीं टैन का मत दो बताऊंगा कारण। साइन का कॉस का कोई सा भी इंटीग्रेशन दो, लिमिट रख के कहीं से भी कहीं तक, मैं बिना इंटीग्रेशन के रिजल्ट बता दूंगा, बिना इंटीग्रेशन के रिजल्ट बता दूंगा। सर कैसे? क्योंकि इंटीग्रेशन असल में देता क्या है? ग्राफ का एरिया। और आपने 10th क्लास में खूब पढ़ा होगा साइन थीटा वर्सेस थीटा का ग्राफ इस तरह का बनता है। और मैंने यहां पे एरिया कहां से कहां तक का निकाला? इंटीग्रेशन मतलब एरिया 0 से पाई बाई 2, ये 0, ये पाई बाई 2, ये पाई, ये 3 पाई बाई 2 और ये 2 पाई। सुनना, ये एरिया आता है -1, ये एरिया आता है +1, ये एरिया आता है -1, सॉरी ये एरिया आता है +1 +1 -1 -1, नीचे मतलब माइनस, ऊपर मतलब प्लस। तो मैंने कहां से कहां तक लिमिट रखी थी? 0 से पाई बाई 2 तक। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन मतलब एरिया अंडर द कर्व, साइन थीटा का एरिया अंडर द कर्व। कहां से कहां तक? 0 से पाई बाई 2 तक। तो 0 से पाई बाई 2 तक एरिया 1 आएगा। 0 से पाई रख दो, 2 आंसर आएगा। 0 से पाई, अच्छा 0 से 2 पाई रख दो, आंसर 0 आएगा। उसी तरीके से कॉस थीटा का अगर ग्राफ देखो, कॉस थीटा इंटू डी थीटा का, तो कॉस थीटा का ग्राफ ऐसा बनता है। कॉस थीटा ग्राफ कुछ इस तरह का बनता है। अब देखना बेटा ध्यान से, ये है तुम्हारा पाई बाई 2, ये है पाई, ये है 3 पाई बाई 2। अब बताओ, ये 1, ये -1, ये -1, बताओ कहां से कहां तक है? पाई से 2 पाई तक है। तो ये रहा तुम्हारा पाई, देखो यहां तक पाई, और ये 2 पाई मतलब यहां जाएगा, ये +1, ये -1, 0 आएगा, 0 आएगा। चलो करके देखते हैं, चलो करके देखते हैं। 0 आएगा, पता है ये बात। चलो बताओ अच्छे से। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, लिमिट बोलो सर पाई से 2 पाई, कॉस 2 पाई, सॉरी साइन आया साइन साइन 2 पाई, साइन 2 पाई माइनस साइन पाई, साइन 2 पाई की वैल्यू बोलो 0, साइन पाई की वैल्यू बोलो 0 इज इक्वल टू 0। साइन पाई, साइन 180 डिग्री और साइन 360 डिग्री या 0 डिग्री 0 ही तो होता है। देखो 0 आ गया। तो ये चीज हमें पहले से ही आइडिया था इस बात, और ये रट लेने में कोई बुराई नहीं कि इस ग्राफ का एरिया होता है +1 +1 -1 -1 1 1, ऊपर मतलब प्लस 1/4 क्वाड्रेट का प्लस ऊपर का, नीचे मतलब माइनस। अच्छा बताओ, कॉस का इंटीग्रेशन,
कॉस का इंटीग्रेशन 0 से π/2 तक 1, अच्छा π/2 से 3π/2 तक, π/2 से 3π/2 तक -2, देखो π/2 से 3π/2 तक देखो -2। समझ आया ये बात? नेक्स्ट देखिए e के पावर x का इंटीग्रेशन हमें करना है, कहां से कहां तक करना है? e के पावर x का इंटीग्रेशन करना है हमें 0 से 1 तक। चलो करते हैं। e के पावर x का इंटीग्रेशन e का पावर x ही होता है। लिमिट कहां से कहां तक रखना है? 0 से 1 तक। तो x की वैल्यू रखो आप 1, e का पावर 1 माइनस e का पावर 0। किसी भी नंबर का पावर 0 क्या हो जाता है? 1 होता है। तो ये रिजल्ट आएगा आपका e - 1 आंसर। e का पावर 1 1 और e का पावर 0 1, सॉरी e का पावर 1 e और e का पावर 0 1, तो ये आ जाएगा आपका e - 1। अच्छा देखो 3x² × dx का इंटीग्रेशन करना है 1 से 2 तक। तो बेटा 3 पहले बाहर ले जाओगे, जो भी कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन से बाहर जाएगा। इंटीग्रेशन आपका होगा x² का। x² का जो इंटीग्रेशन होगा वो पावर में 2 है, तो 2 + 1 बटा 2 + 1 मतलब x⁻³ बटा 3। लिमिट रखेंगे आप 1 से 2 तक। तो बेटा ये 3 से 3 कैंसिल होगा और x की पावर 3 का लिमिट रखोगे 2, तो x के जगह पे पहले रखो 2 का क्यूब माइनस 2 का पावर 1, सॉरी x की जगह पे पहले रखोगे 2 तो 2 का पावर 3 और x की जगह पे पहले फिर रखोगे 1 तो 1 का पावर 3 ऐसे है। 2 का पावर क्यूब बोलो क्या होगा? 8 - 1 = 7। 2 × 2 देखो ये असल में जो लिमिट होता है x की वैल्यू होती है, तो x की जगह पे 2 रखो, 2 का पावर क्यूब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस लोअर में x की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 का पावर 3, 8 - 1 7। जैसे देखो यहाँ पे 2x + 4 का इंटीग्रेशन करना है 0 से 3 तक। तो देखो इंटीग्रेशन कैसे होगा। सबसे पहले इंटीग्रेशन आप करेंगे 2x × dx का, 2x × dx प्लस यहाँ पे है सिर्फ 4 तो 4 × dx आएगा। लिमिट दोनों में पुट करोगे 0 से 3, 0 से 3। अब ध्यान देना 2 बाहर और x × dx का इंटीग्रेशन करोगे x² 2 से 2 कटेगा, ये बचेगा x² प्लस 4 बाहर और ये इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका x। लिमिट इसमें भी आपको पुट करना है 0 से 3 तक और इसमें भी पुट करना है 0 से 3 तक। 3 का होल स्क्वायर क्या होता है सर? 3 का देखो यहाँ पे x की जगह पे 3 रखोगे तो 3 का होल स्क्वायर और 0 रखोगे तो 0 ही आ जाएगा, मतलब नहीं है। प्लस 4 3 रखोगे तो ये आएगा 4 × 3, 0 - 0 कोई मतलब नहीं है। तो इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 का होल स्क्वायर 9 है ना, इसको सॉल्व कर लो। 3 का होल स्क्वायर 9 और प्लस 12। तो आपको यहाँ पे क्या करना था? लिमिट पुट करना था x का। जैसे x की जगह पे 3 रखोगे 3 का होल स्क्वायर 9, 0 रखोगे तो 0 आ जाएगा, तो ये 9 आया। 3 का होल स्क्वायर 9, 3 जो लिमिट है उसको x की जगह पे रखोगे, 4 x की जगह पे रखोगे आप यहाँ पे 3, 4 × 3, जब 0 रखोगे तो 0 ही आ जाएगा। सिंपल x है ये बेटा, x² था। समझ आया? ठीक है। तो यहां तक मैंने आपको इंटीग्रेशन का पहले फील दिलाया, क्या जरूरत है, इंटीग्रेशन का ग्राफिकल मीनिंग भी समझाया, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले भी बताए और इंटीग्रेशन का आउटसाइड इनसाइड रूल भी बताया और इंटीग्रेशन में लिमिट रख के वैल्यू कैलकुलेट करना भी सिखाया। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट, अपना जो आज का टारगेट था वो था एक्सेलरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है समझना एक्सेलरेशन क्या होता है साहब एक्सेलरेशन। तो सर रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी को एक्सेलरेशन कहते हैं। सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, समझने की कोशिश करो कि मान लो एक ऑब्जेक्ट है, उसकी वेलोसिटी है 0 और कब? जब उसका समय हो रहा था 0, मतलब स्टार्टिंग में 0 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी थी 0 और जब समय 2 सेकंड हुआ, 1 सेकंड पे नहीं देख रहा हूं मैं, 2 सेकंड पे, उस समय वेलोसिटी इसकी थी 2, फिर मैं 3 सेकंड पे देखा तो इसकी वेलोसिटी थी 3। तो एक्सेलरेशन का मतलब होता है टोटल चेंज इन वेलोसिटी बटा कितने टाइम में, टोटल टाइम टेकन। वेलोसिटी में चेंज कितने समय में होगा उसको कहते हैं एक्सेलरेशन। टोटल चेंज इन वेलोसिटी बटा टोटल टाइम टेकन उसको कहते हैं एक्सेलरेशन। यहां से यहां तक का अगर मैं एक्सेलरेशन देखूं तो टोटल चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा आपका 2 - 0 2 बटा टाइम 2 - 0 2, तो ये आएगा 1 मीटर/सेकंड²। सर 2 सेकंड क्यों? क्योंकि ऊपर में चेंज इन वेलोसिटी का मीटर/सेकंड और बटा समय का 1 सेकंड। मीटर/सेकंड तो नीचे सेकंड और 1 नीचे से सेकंड, मीटर/सेकंड²। चलो ठीक है, यहां से यहां तक देखूं तो 3 से 2 मतलब एक्सेलरेशन कितना होगा? तो यहां पे 2 से कहां गया है? 3 पे। 1 मिनट 2, ठीक है 2। अब यहां से यहां तक 3 - 2 वेलोसिटी में कितनी चेंज हुई? 1। कुछ गलत किया क्या मैंने? 2 - 0 तो 2 आएगा, वेलोसिटी में चेंज भी 2 है। अब 2 अच्छा यहाँ पे 3 तो ये 3 लिया, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, मुझे कुछ और फील कराना था, मैं यहाँ पे 4 ले लेता हूँ, चिंता मत करो।
यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 4 मीटर पर सेकेंड, है ना, 4 मीटर पर सेकेंड ले लेता हूँ। 4 - 2 बताओ क्या होगा सर? वेलोसिटी में चेंज 4 वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, तो 2 आएगा बटा 3 - 2 1 1। तो बताओ एक्सीलरेशन क्या हुआ? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब यहाँ पे 2 सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड चेंज हुआ, तो 1 सेकेंड में कितना चेंज हुआ? 1, तो एक्सीलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब प्रति 1 सेकेंड बाद, हर 1 सेकेंड बाद वेलोसिटी 2 से बढ़ जाएगा। एक्सीलरेशन कहीं लिखा हुआ है 5, मतलब ये है कि रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी पर सेकेंड इज 5। अगर उसकी वेलोसिटी अभी v है तो 1 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी होगी v + 5, 2 सेकंड बाद वेलोसिटी होगी v + 5, सॉरी v + 5 + 5। हर 1 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसमें वेलोसिटी ऐड हो जाएगी। एक्सीलरेशन का मतलब होता है कितना चेंज हुआ वेलोसिटी बटा टोटल टाइम टेकन। ऐसे कह सकते हो पर यूनिट टाइम में जो वेलोसिटी चेंज होगा, हर 1 सेकंड में जो वेलोसिटी चेंज होगा उसको कहते हैं एक्सीलरेशन। यहाँ पे देख 2 सेकंड से 3 सेकंड में कितना समय बढ़ा? 1 सेकंड। और वेलोसिटी कितनी चेंज हो गई? 2 से 4। मतलब वेलोसिटी कितनी चेंज हुई? 2 मीटर पर सेकंड बढ़ गई। यहाँ पहले 2 थी, अब 4 हो गई, 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी बढ़ गई। 2 से 4 हो गई, 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी बढ़ गई, और समय 1 लिया। मतलब हर 1 सेकंड में वेलोसिटी कितनी बढ़ेगी? 2 मीटर पर सेकंड। ये होता है। अब और फील करो, मान लो कि एक कार है जिसकी वेलोसिटी है 100 और एक्सेलरेशन है 2, और दूसरी कार है जिसकी वेलोसिटी है 2 और एक्सेलरेशन है 100। इसी इंस्टेंट पे कौन ज्यादा तेज चल रहा है, ए या बी? ज्यादा तेज कौन चल रहा है बताओ? इसका एक्सेलरेशन है 100, एक्सेलरेशन 100, इसका एक्सेलरेशन है 2। ज्यादा तेज कौन चल रहा है? बहुत तेजी से कौन चल रहा है? तेजी से चलने का मतलब सर, मतलब हाउ फास्ट? कौन आपको रफ्तार में चलता हुआ दिखाई देगा? तो सुनना ध्यान से, फील करना इस बात को। A is not how fast, is a very very fast, very fast, and this is slow। इतना फील कर लो तुम्हें एक्सीलरेशन समझ आ जाएगा। सर ये स्लो चल रहा है, एक्सीलरेशन 100 इसका, एक्सीलरेशन इसका 5000 होता ना तो भी धीरे चल रहा होता। एक्सीलरेशन 5000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता तो भी धीरे चला। तो मेरी बात सुन, एक्सीलरेशन ये नहीं बताता कितना तेज चल रहा है पार्टिकल, एक्सीलरेशन ये नहीं बताता कि पार्टिकल कितना तेज चल रहा है, एक्सीलरेशन सिर्फ ये बताता है उसकी वेलोसिटी कितनी चेंज होने वाली है। तो इसकी वेलोसिटी कितनी चेंज होने वाली है मुझसे उससे क्या मतलब है? अभी कितनी वेलोसिटी है? 2 मीटर पर सेकंड, मतलब 2 मीटर पर सेकंड। हर 1 सेकंड में 2 मीटर चलेगा, मतलब ये 2 ही मीटर चल पाएगा 1 सेकंड में। वेलोसिटी का मतलब होता है कितना तेज चल रहा है, 2 मीटर पर सेकंड से, मतलब बहुत धीरे चल रहा है। इसकी वेलोसिटी 100, तूफान की तरह चल रहा होगा, तूफान की तरह चल रहा होगा। सर एक्सीलरेशन इसका 2 ही है, तो क्या हुआ? अभी इसी इंस्टेंट पे कितना तेज पार्टिकल चल रहा हो वेलोसिटी बताता है। वेलोसिटी इज हाउ फास्ट, एक्सीलरेशन इज नॉट हाउ फास्ट, एक्सीलरेशन इज हाउ फास्ट वेलोसिटी इज चेंजिंग। इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी उसका 100, मतलब 100 मीटर पर सेकंड से चल रहा है अभी, इसका 2 मतलब 2 मीटर पर सेकंड चल रहा है। मजा आया कि नहीं है बताओ? अब सुनो, अगर मैं तुम्हें कहूं 1 सेकंड बाद की कहानी बताओ, तो एक्सीलरेशन का मतलब होता है 1 सेकंड बाद कितनी वेलोसिटी बढ़ेगी। तो 100 थी तो 102 होगी। 1 सेकंड बाद कितनी वेलोसिटी बढ़ेगी? 100, 2 थी तो 102 हो गई। 1 सेकंड बाद दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, अगर दोनों की रफ्तार सेम देखा गया। कब? 1 सेकंड बाद। अब 2 सेकंड पे अगर मैं पूछूं, 2 सेकंड पे अगर मैं पूछूं तो 2 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी होगी, एक्सीलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब 2 और ऐड होगी 104, और 2 सेकंड बाद ये कितनी होगी? तो एक्सीलरेशन था 100, 100 और ऐड होगा 202। अब ज्यादा रफ्तार से कौन चलता हुआ दिखाई देगा? मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। सर ये वाला, कहानी बदल गई। कहानी किसके कारण बदली है? एक्सेलरेशन की वजह से बदली। फील आया? तुम देखते होगे जो वीडियो देखा होगा तुमने स्काई ड्राइविंग वाला, गलती हो गया मेरे से, देखा ही होगा वीडियो, तो तुम खूब देखते हो। गलती हो गया मेरे से, दोबारा नहीं आऊंगा, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं क्यों आ गया स्काई ड्राइविंग में, क्यों आ गया? उसको किस बात से दिक्कत हो रही थी? वेलोसिटी से कि एक्सेलरेशन से? वेलोसिटी से कि एक्सेलरेशन से? दिक्कत किस बात से था उसको? दिक्कत किस बात से था? सोचो जरा सा, उसको दिक्कत किस बात से था? दिक्कत इस बात से था कि वो बहुत तेज गति से चल रहा था और उसकी वेलोसिटी भी 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चेंज हो रही थी, एक्सेलरेशन। समझ में आया कि नहीं है? तो अगर तुम किसी कार में बैठे हो और किसी इंस्टेंट पे बाइक वाला आया और आगे निकल गया, तो उसका मतलब उस बाइक वाले की उस समय क्या ज्यादा थी? उसकी वेलोसिटी ज्यादा रही होगी, वो आगे निकल गया। वेलोसिटी ज्यादा रही होगी, आगे निकल गया। तुम उसी वेलोसिटी से रहोगे तो तुम पीछे चल जाओगे। अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा? एक्सेलरेट करने का मतलब है अपनी वेलोसिटी को बढ़ाओ। तो वेलोसिटी अगर बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन डिफाइन होगा। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो चेंज इन वेलोसिटी को बटा टाइम टेकन को हम कहते हैं एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 0। समझ आया? अब देखो यार,
चाहो तो ये डायग्राम बना लोगे, मजा आ जाएगा। मतलब इसमें से ज्यादा फास्ट कौन चल रहा था, ये कहानी लिख लो, कॉपी कलम लेके बैठो। तो ये t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे कौन फास्ट था, तो a फास्ट चल रहा था, b स्लो था। दोनों सेम स्पीड से चल रहे थे, और जब ये 2 सेकंड बाद ये b फास्ट हो गया। फील आया कि नहीं, इस दोनों से फील आता है बेटा, कई बार नंबर से ज्यादा फील आता है। चलो अब एक्सीलरेशन दो तरीके से डिफाइन होगा, टोटल चेंज इन वेलोसिटी बटा टोटल टाइम टेकन, कितने देर में वेलोसिटी चेंज हुआ है, उसको कहेंगे हम एवरेज एक्सीलरेशन। एवरेज एक्सीलरेशन इज नथिंग बट टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ये एवरेज एक्सीलरेशन है, एक इंटरवल में डिफाइन हुआ है। कहां डिफाइन हुआ है बेटा, इन इंटरवल। इन इंटरवल देखो, इन टाइम टी लिखा है, इन इंटरवल, एक इंटरवल में डिफाइन हुआ है। और इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन की अगर मैं बात करूं, ये देखो इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है, किसी हर इंस्टेंट पे वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है। बताया था ना, बॉल को ड्रॉप करा, बॉल भागता भागता नीचे आ रहा है, तो पर्टिकुलर किसी इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही थी, बहुत इन्फिनिटली स्मॉल टाइम इंटरवल में उसकी वेलोसिटी कितनी पर सेकेंड चेंज हुई है, उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस। स्मॉल चेंज इन टाइम में, वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम में, वेरी स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, वेरी स्मॉल टाइम में वेरी स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, मतलब डीवी बाई डी, ये इंस्टेंटेनियस। और डीवी बाई डी का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो अगर आपको इंस्टेंटेनियस निकालना है तो आप वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करिए। एवरेज निकालना है तो डिफरेंशिएशन से कुछ नहीं मिलेगा। एवरेज का अगर तुम डिफरेंशिएट कर रहे हो, उसी इंस्टेंट पे तुम डिफरेंस देख रहे हो ना, उसी इंस्टेंट पे डिफरेंस देख रहे हो। लेकिन तो एवरेज का मतलब होता है यहां पे कुछ था, यहां पे कुछ था, तो बड़ा इंटरवल, बड़े इंटरवल में देखना है, तो बड़े इंटरवल में चेंज से डिफाइन करेंगे, छोटे इंटरवल में इंस्टेंट से देखेंगे। समझ आया ये बात? तो सुनो, अब यहां पे सुनना, डिफरेंशिएशन का ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है, स्लोप। तो आप कह सकते हो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ग्राफ का स्लोप डिफरेंशिएशन देखते हैं, और इस ग्राफ का स्लोप मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एग्जैक्टली एक्सीलरेशन होगा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन एक्सीलरेशन है। तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। ये मत बोल रहा एवरेज, किसी इंस्टेंट पे स्लोप होगा, वो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन को बताएगा। एवरेज मतलब दो वैल्यू का डिफरेंस, वो बहुत आसान है देखना, वो तो बहुत आसान है देखना, ये तो 9th क्लास में भी ऐसे तुमने किया होगा, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। अच्छा, ये फॉर्मूला कब सही है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए, वेरिएबल एक्सीलरेशन के लिए कब हमेशा सही है। टोटल चेंज इन वेलोसिटी बाय टोटल टाइम टेकन हर तरह के मोशन के लिए सही है। इसमें भी बच्चे को डाउट है, कर्व लगा सकते हैं सर, वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ मोशन। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी वेलोसिटी यहां पे कितनी थी, फिर कितनी चेंज हुई, फिर कितनी कम हुई, फिर कितनी बढ़ी, फिर क्या हुआ, फिर कैसे हुआ, कि क्यों हुआ, यहां पे वेलोसिटी कितनी हो गई और यहां कितनी थी, बस उससे मतलब है। बीच में क्या हुआ उससे कोई मतलब नहीं। तो जो एवरेज वर्ड होता है वो सिर्फ दो पॉइंट के बीच की कहानी को बताता है। एग्जैक्टली बीच में हर स्टार्ट पे क्या होता है इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, अब आगे देखो। सर यहां पे जो एक्सीलरेशन आपने डिफाइन करा वो करा आपने रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बिल्कुल सही बात है। अब सर रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम को अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसमें v वेक्टर है, और v वेक्टर को तो अपन dx वेक्टर बाई dt लिख सकते हैं। रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन को वेलोसिटी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो अगर मैं v वेक्टर को यहां पे लिख दूं d बाई dt, और इसको अंदर में v वेक्टर को रख दूं dx वेक्टर बाई dt, तो सर एक बार x का डिफरेंशिएशन किया हुआ है तो आ जाएगा वेलोसिटी, और वेलोसिटी की जगह पे मैं इसी को रख दूं तो सर dd हो जाएगा d स्क्वायर, और dt मल्टीप्लाई होके आ जाएगा dt स्क्वायर। मतलब पोजीशन का डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन इज एक्सीलरेशन। होना भी चाहिए। और बेटा देखो, इसमें कोई जादू नहीं है, इसमें बेसिक कंसेप्ट, इसको सीखना पड़ेगा हमें कंसेप्ट धीरे धीरे। सवाल करते समय मैं अपना तरीका आपको सिखाऊंगा, लेकिन बेसिक कंसेप्ट आपको एकदम बेसिक से समझना पड़ेगा। देखो, पोजीशन को एक बार डिफरेंशिएट करते तो वेलोसिटी मिलता है, और वेलोसिटी का एक बार डिफरेंशिएशन एक्सीलरेशन होता है। मतलब पोजीशन को अगर दो बार कर दूं तो डायरेक्ट एक्सीलरेशन मिल जाएगा। और डायरेक्ट करूंगा कैसे, कर ही नहीं सकता। अगर मुझे पोजीशन से एक्सीलरेशन तक जाना है तो क्या, अगर मुझे पोजीशन से एक्सीलरेशन तक जाना है डायरेक्ट चला जाऊंगा वेलोसिटी को इग्नोर करके, सीधा x को दो बार डिफरेंशिएट कर सकता हूं? होता ही नहीं। मैंने आपको बताया डबल डिफरेंशिएशन जैसा कोई चीज नहीं होता। डबल डिफरेंशिएशन का मतलब एक बार जो किया हुआ है उसको एक बार और करो, एक बार जो किया हुआ है उसको एक बार और करो। समझ में आया कि नहीं आया? जी सर, आ गया। अब देखो, मान लो एक्सीलरेशन वेक्टर है तुम्हारा dv वेक्टर बाई dt। अब मेरे मन में एक खुरापात आया, सर इसमें a v t सब आ गया, टाइम वेलोसिटी एक्सीलरेशन, वेलोसिटी टाइम एक्सीलरेशन सब आ गया।
पोजीशन भी आ गया, देखो सर पोजीशन भी आ गया, डीएक्स भी आ गया, लेकिन एक्स का डबल डिफरेंशिएशन है या सिंगल डिफरेंशिएशन में एक्स कहीं दिखाई दे सकता है। तो चलो एक काम करते हैं, ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है, इसमें डीएक्स से मल्टीप्लाई और डीएक्स से डिवाइड कर देते हैं, क्या दिक्कत है, कोई बात नहीं। डीएक्स को पीछे ले जाओ, इस डीएक्स को पीछे ले आओ और dt को आगे ले जाओ, इससे क्या हो जाएगा सर, ले लो कर लो, तो dv वेक्टर बाई dx पीछे आ जाएगा और ये आगे जाएगा, तो ये बनेगा dx बाई dt। अरे यार रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वेलोसिटी होता है, हाँ तो लिखो, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होगा, ये v और ये आपका हो गया dv वेक्टर बाई dx। ये तो नया ही फॉर्मूला मिला यार, बिल्कुल सही बात है। वेलोसिटी का एक नया एक्सेलरेशन का एक नया डिफरेंशिएशन के टर्म्स में फॉर्मूला a इज इक्वल टू v इंटू डी वी बाई डी एक्स होता है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, इसको वेक्टर फॉर्म में रखो दोनों तरफ, तो ये तुम्हारा आ जाएगा v वेक्टर डॉट डी वी बाई डी एक्स। मतलब तुम वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, एक बार एक्सेलरेशन मिल जाएगा, या पोजीशन को 2 बार टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दो, एक्सेलरेशन मिल जाएगा, या वेलोसिटी को x के साथ डिफरेंशिएट करो और वेलोसिटी से ही मल्टीप्लाई कर दो, तो भी तुम्हें एक्सेलरेशन मिल जाएगा, तो भी तुम्हें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। लेकिन सर ये 3 फॉर्मूला क्यों निकाला, एक से काम नहीं चलेगा क्या, नहीं चलेगा। वेलोसिटी को टाइम से तभी डिफरेंशिएट कर सकते हो जब वो टाइम का फंक्शन हो, वेलोसिटी को टाइम से तभी डिफरेंशिएट कर सकते हैं जब वो टाइम का फंक्शन हो। अगर वेलोसिटी x का फंक्शन, जैसे वेलोसिटी इज इक्वल टू 2x, तो डी बाई डी टी कैसे कर लोगे, तुम्हें इसी फॉर्मूले से जाना होगा। क्लियर है क्या बात, क्लियर है क्या ये बात, समझ में आया? अच्छा अब देखो, मान लो ये तो एक्सेलरेशन का मैंने तुम्हें थोड़ा फील दिलाया और एक्सेलरेशन का फॉर्मुलेशन वाला पार्ट समझाया, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, ये सारी चीजें क्या होती है वो भी देख लेते हैं। एक्सेलरेशन वेक्टर होगा कि स्केलर होगा, बताओ सर। वेक्टर होगा। डायरेक्शन किधर होगा एक्सेलरेशन का, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन में हो ये जरूरी नहीं है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होता है, डायरेक्शन इन चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी को ही क्या कहते हैं अपन, एक्सेलरेशन कहते हैं। देखो बेटा, एक्सेलरेशन का वेक्टर dt तो स्केलर है, तो v की तरफ नहीं होगा, dv वेक्टर और a वेक्टर बराबर बराबर में आ रहे हैं। यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशन मैंने लिखना सिखा दिया आपका। देखो अब एक्सेलरेशन को और थोड़ा समझते हैं। मैं चाहता तो ये पार्ट स्किप करके सवाल करा देता 4, तुम खुश हो जाते, लेकिन यहां पे खुश होना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालना, संघर्ष करना और कुछ ऐसी चीजें सीखना कि जब आप सवाल करें तो आपको दिक्कत ना हो। ध्यान रखिए इस बात को। अगर आपको क्लास में पढ़ते हुए मजा आ रहा है, सब कुछ एकदम आसानी से समझ में आ रहा है, तो समझिए कुछ गड़बड़ है। क्यों सर? क्योंकि यार इतना आसान होगा क्या? ये फिजिक्स समझ लेना यहां की बात है, ये बायोलॉजी नहीं है, बायोलॉजी नहीं है। मैं बायोलॉजी की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा। अगर तुम्हें सिलेक्शन लेना है तो बायोलॉजी तुम्हारा बहुत अच्छा होना चाहिए। सिलेक्शन बायोलॉजी कराता है। दुनिया कहती है कि सिलेक्शन सर फिजिक्स कराता है ना, फिजिक्स कुछ नहीं कराता। फिजिक्स तुम्हारा सिलेक्शन नहीं कराता है, फिजिक्स सिलेक्शन रोकता है, कराता नहीं है कभी। तुमने कभी किसी को सुना है कि फिजिक्स की वजह से उसका सिलेक्शन हो गया? नहीं भाई, फिजिक्स की वजह से किसी का सिलेक्शन नहीं होता है, इसकी वजह से होता है, बायो की वजह से होता है। बायो पे जान लगा दो, लाओ 340 नंबर 350 नंबर, वही तुम कर पाओगे बेटा। ये मैं बेइज्जती नहीं कर रहा, ये सच्चाई बता रहा हूं। बायो इज मोर इंपॉर्टेंट देन केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। मैं एक कोटेशन बनाया था बहुत पहले, फिजिक्स केमिस्ट्री धोखा है, पढ़ लो। सॉरी क्या बनाया था, हाँ, तुम फिजिक्स पढ़ने के लायक तभी हो पाओगे जब तुम्हारा बायोलॉजी बहुत अच्छा हो जाए। फिजिक्स आप तभी पढ़ सकते हो जब बायोलॉजी आपका बहुत अच्छा है, नहीं तो फिजिक्स पढ़ने के लायक ही नहीं। पहले बायोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करो। सुनो तो मेरी बात, तो पहले बायो को बहुत स्ट्रॉन्ग करो, बस स्ट्रॉन्ग हो जाए तो फिर केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करो। ये तुम्हारा बहुत सुपर एक्स्ट्राऑर्डिनरी होना चाहिए। अब आता है फिजिक्स। सिलेक्शन कौन कराता है? बायो और केमिस्ट्री। फिजिक्स क्या कराता है? सिर्फ सिलेक्शन रोकता है। तो ना तो फिजिक्स से दुश्मनी अच्छी, ना ही फिजिक्स से दोस्ती अच्छी। कई बच्चा फिजिक्स से इतना घबरा जाता है कि वो फिजिक्स पढ़ता ही नहीं और उसका सिलेक्शन रुक जाता है। और कई बच्चा फिजिक्स से इतना घबरा जाता है कि सिर्फ फिजिक्स ही पढ़ता है, सिर्फ फिजिक्स ही पढ़ता है, उसके चक्कर में बायोलॉजी केमिस्ट्री खराब हो जाता है, उसका सिलेक्शन रुक जाता है। तो मेरी बात सुनना, ना फिजिक्स से दोस्ती अच्छी, ना फिजिक्स से दुश्मनी अच्छी। तो सर फिजिक्स से क्या करें? इतना करो कि तुम वहां पे एग्जाम में 35 से 40 नंबर अच्छे से लेके आ जाओ। 35 से 40 सवाल अच्छे से कर लो। आई एम सॉरी 35 से 40 सवाल बहुत अच्छे से कर लो, ताकि तुम्हारा
सिलेक्शन ना रुके, बाकी सिलेक्शन तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी करा ही देगा, फिजिक्स रोकने का काम करता है। तो फिजिक्स को थोड़ा सा स्ट्रांग रखो। समझ में आया कि नहीं आया? चलो देखो यहाँ पे ध्यान से सुनो। मान लो एक पार्टिकल है, v वेलोसिटी से आगे जा रहा है, मैं तुम चल रहे थे, मैं पीछे से आया, एक लात मारा, खींच एकदम एकदम धक्का मारा जोर से, तुम आगे चल रहे थे आराम से, ऐसे ऐसे चल रहे थे, मैं पीछे से आके धक्का मार दिया तुम्हें। तो तुमने 9th क्लास में पढ़ा होगा F बराबर ma। तो जिधर फोर्स लगता है, m तो स्केलर है, उधर ही एक्सीलरेशन होता है। तो मैं तुम्हें एक्सीलरेशन का डायरेक्शन फोर्स से थोड़ा समझाना चाह रहा हूं। तो मैंने जैसे ही आगे धक्का मारा तो एक्सीलरेशन हुआ उसका आगे। तो इससे होगा क्या? तुम आगे चल रहे थे, मैंने आगे धक्का मारा, तो ऊपर उठ जाओगे क्या? नहीं सर, हम आगे बढ़ेंगे, हमारी स्पीड बढ़ जाएगी। ओहो हो, मतलब यहाँ पे एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन इज 0 डिग्री। तो स्पीड क्या होगा? सर स्पीड बढ़ जाएगी, डायरेक्शन विल नॉट चेंज, डायरेक्शन सेम रहेगा। अच्छा, मान लो तुम आगे चल रहे थे आराम से फोन देखते हुए, मैं आया उधर से धक्का मार के निकल गया। अब तुम चल आगे रहे थे, धक्का मैंने पीछे मारा, तो एक्सीलरेशन किधर होगा? पीछे। तो जरूरी नहीं है कि एक्सीलरेशन वेलोसिटी के पैरेलल हो। एक्सीलरेशन मतलब ऑब्जेक्ट किधर भाग रहा है, वेलोसिटी का सॉरी वेलोसिटी मतलब ऑब्जेक्ट किधर भाग रहा है। वेलोसिटी का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट किधर भाग रहा है। डायरेक्शन ऑफ मोशन वेलोसिटी की तरफ होता है। डायरेक्शन ऑफ मोशन किधर होता है? वेलोसिटी की तरफ होता है। ऑब्जेक्ट जिधर भागता है उधर ही वेलोसिटी होती है। अच्छा सर, एक्सीलरेशन तो जिधर फोर्स लगता है, जिधर वेलोसिटी चेंज होता है। मान लो ऑब्जेक्ट आगे जा रहा था, मैंने पीछे धक्का मारा, तो एंगल क्या हो गया? सर 180 डिग्री। तो स्पीड क्या होगा? सर स्पीड कम हो जाएगा। एट दिस इंस्टेंट डायरेक्शन सेम रहेगा। तुम लोग सर आगे कोई जा रहा है, उसको पीछे धक्का मारोगे तो पीछे नहीं चला जाएगा। हाँ, उसी इंस्टेंट पे नहीं चला जाएगा। अगर उसकी वेलोसिटी 10 है तो अचानक से पीछे 10 नहीं हो जाएगी। 10 है अगर उसकी वेलोसिटी 10 है तो 8 होगी, 7 होगी, 5 होगी, 6 होगी, 4 होगी, 2 होगी, 0 होगी, और फिर पीछे मोशन शुरू होगा। तो ऑब्जेक्ट तो रुक गया, वेलोसिटी 0 हो गई, मतलब मोशन खत्म हो गया। अब उसमें डायरेक्शन था ही नहीं। समझना बेटा, 1D में चेंज इन डायरेक्शन इज नॉट अलाउड। इन 1D चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन इज नॉट अलाउड एट इंस्टेंट। बेटा मेरी बात को फील करना, मजा आ जाएगा। बच्चे को ये कभी क्लियर नहीं होता। मैं अभी बोल दूंगा ना, जीवन भर तुम भी कंफ्यूज रहोगे, लेकिन मैं तुम्हें समझा दूंगा ना तो मजा आ जाएगा। मेरी बात सुनना। मान लो कि मैं बॉल को ऊपर फेंकता हूं, तो फोर्स तो नीचे लग रहा है ना, तो कहां नीचे आ रहा है? बॉल ऊपर जा ही रहा है ना। बताओ, ग्रेविटेशनल फोर्स कहां लगता है? नीचे। मैंने जब बॉल को ऊपर फेंका, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे, बॉल ऊपर जा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे, बॉल ऊपर जा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे। लेकिन ये इसकी स्पीड धीरे धीरे कम होकर 0 होगी, और 0 होने के बाद मोशन खत्म, रेस्ट आ गया। अब फोर्स के कारण दूसरा मोशन शुरू हुआ नीचे की तरफ। मोशन की डायरेक्शन कहां चेंज हुई? अरे भाई, मोशन मतलब भाग रहा था। जब ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पे रुक गया तो उसमें मोशन कहां था? सर नहीं था। अब वो वापस नीचे आएगा। मतलब किसी इंस्टेंट पे फोर्स लगने से डायरेक्शन चेंज नहीं होता। डायरेक्शन क्या होता है? 1D में पहले उसकी जो रफ्तार होती है वो कम होता है, रुकता है ऑब्जेक्ट, रुक गया तो मोशन में कहां है? खत्म हो गया, अब पीछे चलेगा। फील करना इस बात को। मान लो कार आ रही थी इधर से, मैंने क्या किया, मैं अकेला ही बहुत परेशान, थका हारा, मैं इस कार को धक्का मार रहा था, मैं पीछे मार रहा था। इसकी स्पीड क्या होगी? सर कम होगी, कि मेरे धक्का मारने से कार पीछे थोड़ी ना भागेगी। अगर उसकी स्पीड वेलोसिटी आगे है तो आगे रहेगी। मेरी वजह से क्या होगा? इसका स्पीड धीरे धीरे कम होगा और कार रुक जाएगा। बिना रुके पीछे जाना संभव नहीं, कार रुक जाएगा मतलब मोशन खत्म। मोशन है ही नहीं, रुक गया, और फिर भी मैं धक्का मारता रहूं तो कार पीछे चलना शुरू कर देगा। तो बेटा समझना, 1D में डायरेक्शन चेंज, मैं ये नहीं बोला कि 1D में डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकता। 1D में डायरेक्शन चेंज होगा, लेकिन जिस डायरेक्शन में चल रहा है पहले रुकेगा फिर पीछे आएगा। बिना रुके डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। इन 1D चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन इज नॉट अलाउड एट इंस्टेंट। और बिना रुके चेंज इन डायरेक्शन इज नॉट अलाउड बिना रुके। किसी इंस्टेंट पे या बिना रुके डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, रुक के होगा। 2D में किसी भी इंस्टेंट पे डायरेक्शन चेंज होता रहता है। जैसे देखो सर्कुलर मोशन में यहाँ पे इधर है, थोड़ी देर बाद इधर है, थोड़ी देर बाद इधर है। लेकिन 1D में रुकेगा तभी डायरेक्शन चेंज होगा। फील आया इस बात का? चलो देखो, और मैं तो कह रहा हूं ना, एट इसी इंस्टेंट पे इसका स्पीड कम होगा, वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। स्पीड क्या होगा? डिक्रीज होगा। मैं क्या लिख दिया?
180 डिग्री पे तो स्पीड क्या होगा, डिक्रीज होगा, इसमें स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ देखो, मान लो ऑब्जेक्ट आगे चल रहा है, मैं इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगा दूं, मतलब थीटा इज 90 डिग्री, दिस थीटा इज 90 डिग्री। एट दिस इंस्टेंट, थोड़ी देर बाद की बात नहीं कर रहा, इसी इंस्टेंट पे स्पीड रहेगा कांस्टेंट और डायरेक्शन होगा चेंज, तो यार मतलब एक्सीलरेशन का दो काम होता है क्या सर? हाँ, एक्सीलरेशन का दो काम होता है, कभी एक्सीलरेशन डायरेक्शन चेंज करता है, कभी एक्सीलरेशन स्पीड चेंज करता है। क्यों? क्योंकि असल में वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू डायरेक्शन। तो वेलोसिटी को दो तरह से चेंज कर सकते हैं, वेलोसिटी को दो तरह से चेंज कर सकते हैं, आई कैन चेंज वेलोसिटी इन टू टाइप, कंफ्यूज मत होना भाई, टू वे लिख लेना, मैं बोल रहा हूं ना, वेलोसिटी, आई कैन चेंज वेलोसिटी इन टू वे, बाय चेंजिंग स्पीड ओनली, बाय चेंजिंग डायरेक्शन ओनली। मैं यहां पे मान लो स्पीड 10 से चल रहा है, अब स्पीड 20 हो गया, अब स्पीड 30 हो गया, डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो रहा, स्पीड चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी तो चेंज हो गई। अब मान लो यहां पे ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में चल रहा है 10 से, इसमें भी वेलोसिटी चेंज हो, और स्पीड को चेंज करने वाला जो एक्सीलरेशन होगा वो थोड़ा तो अलग होगा डायरेक्शन चेंज करने वाले एक्सीलरेशन से। जो एक्सीलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो उसको कहते हैं हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन या नॉर्मल एक्सीलरेशन। जो वेलोसिटी के 90 डिग्री होता है वही डायरेक्शन चेंज करता है। जो एक्सीलरेशन वेलोसिटी के पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो उसे हम कहते हैं टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। बात सुनना, इसे हम क्या कहते हैं, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन विच इज पैरेलल टू द वेलोसिटी वेक्टर, एकदम पैरेलल होगा। और एक्सीलरेशन जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाए वो क्या चेंज करेगा, वो डायरेक्शन चेंज करेगा। तुम्हें बस इतना छोटी सी बात समझो कि रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन हम बोल देते हैं, लेकिन क्या रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी बोलना इतना आसान है? वेलोसिटी में चेंज करना इतना आसान है? नहीं, वेलोसिटी दो चीजों से मिलकर बना है। अब वेलोसिटी को चेंज करना इतना आसान नहीं है। अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज करूं, स्पीड को चेंज करो तो भी वेलोसिटी चेंज होगा, ये अलग तरह का वेलोसिटी चेंज होगा। ये कैसे होगा? ये तब होगा जब एक्सीलरेशन वेलोसिटी की तरफ हो तो स्पीड बढ़ेगा, और एक्सीलरेशन जब वेलोसिटी के पीछे हो तो स्पीड घटेगा। और अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक्सीलरेशन हो तो डायरेक्शन चेंज करेगा। पर ये जरूरी है कि 0, 180 और 90 बने, और 60 बना तो 60 बना तो देखो, 60 बना तो देखो। यहां देखो, मान लो ऑब्जेक्ट इधर चल रहा है और मैं कहूं कि एक्सीलरेशन इधर है, बेटा फील करना इस बात को, ये एंगल कुछ थीटा है, तो एक्सीलरेशन क्या करेगा? एक्सीलरेशन कुछ नहीं करेगा, वेक्टर थोड़ा तो जानते हो कंपोनेंट लेना, इस वेक्टर का कंपोनेंट इधर लेंगे, ये होगा a cos थीटा, जो कि होगा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। टेंजेंशियल, दिस इज रिस्पॉन्सिबल टू चेंज इन वेलोसिटी स्पीड, इसको कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज इन स्पीड, इसको आप कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज इन स्पीड। और a का वेलोसिटी के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होगा उसको कहेंगे हम ac, a sin थीटा, इसको कह सकते हो रिस्पॉन्सिबल टू चेंज इन डायरेक्शन। ये होता है कहानी। तो जो एक्सीलरेशन सिर्फ स्पीड को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको कहते हैं टेंजेंशियल, क्योंकि वो वेलोसिटी के लाइन में होगा तभी स्पीड पे फर्क डालेगा, या अपोजिट होगा तो स्पीड पे फर्क डालेगा, घटाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे मान लो कि मैं 1d की बात करूं, तो जिधर वेलोसिटी है उधर ही एक्सीलरेशन होना चाहिए, या जिधर वेलोसिटी उसके अपोजिट में एक्सीलरेशन होना चाहिए। 1d में डायरेक्शन चेंज करना अलाउड नहीं, तो AC 0 हो जाएगा। अगर AC 0 हो जाएगा तो पक्की बात है कि ये 0 हो जाएगा, मतलब ये पूरा वेलोसिटी की तरफ था या वेलोसिटी के एंटी पैरेलल। यहां पे जो AT होगा वही A होगा, क्योंकि AC तो 0 है, ये कंपोनेंट 0 है, पूरा का पूरा A इधर हो गया, उसी A को अपन AT कहेंगे। तो A हो या AT हो, 1D में एक ही बात है, क्योंकि 1D में चेंज इन डायरेक्शन अलाउड नहीं है, चेंज इन डायरेक्शन अलाउड नहीं। थोड़ा सा फील है, अब 2D में और अच्छे से फील कराऊंगा AC को, अभी तक इतना समझो। अब दूसरी बात ये आती है कि सर ठीक है, लेकिन रिटार्डेशन भी एक चीज होता है। सर वो क्या है? नेगेटिव एक्सीलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। ये कई किताबों में लिखा होता है लेकिन ये गलत है। नेगेटिव एक्सीलरेशन इज नॉट कॉल्ड रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सीलरेशन इज नॉट कॉल्ड रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब होता है टू स्लो डाउन, टू स्लो डाउन, धीरे होना। रिटार्डेशन का मतलब होता है स्लो डाउन, धीरे होना।
और जब धीरे कब होगा, उसकी स्पीड कम होगी। तो स्लो डाउन मतलब उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। और स्पीड पार्टिकल की कैसे कम होती है, जब उसका मोशन, स्पीड पार्टिकल की कैसे कम होगी, जब उसका मोशन के अपोजिट एक्सीलरेशन हो तो स्पीड कम होगी। अब मान लो पार्टिकल चल रहा है आगे और मैं आगे मतलब प्लस वेलोसिटी है और आगे की तरफ एक्सीलरेशन दे दूं, प्लस माइनस का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन, आगे की तरफ एक्सीलरेशन दे दूं तो होता है इसमें स्पीड क्या होगा, सर बढ़ेगा। तो बहुत आसान है, स्पीड बढ़ेगा सर, स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा। मान लो ऑब्जेक्ट आगे चल रहा है, वेलोसिटी प्लस है और मैंने इसको धक्का पीछे दे दिया, स्पीड क्या होगा, घटेगा। सर देखो निगेटिव एक्सीलरेशन में स्पीड घट रहा है, इसको रिटार्डेशन बोलेंगे, नहीं। मान लो ऑब्जेक्ट पीछे जा रहा है, इसकी वेलोसिटी निगेटिव है और मैंने इसको धक्का आगे दे दिया, बताओ स्पीड क्या होगी, सर कम होगी। वही तो समझाते आ रहा हूं, एक्सीलरेशन आगे वेलोसिटी पीछे, अपोजिट डायरेक्शन में है तो स्पीड कम होगी। मान लो ऑब्जेक्ट पीछे चल रहा है और एक्सीलरेशन भी मैं पीछे दे दूं, स्पीड क्या होगी, सर इस केस में स्पीड बढ़ जाएगा। तो रिटार्डेशन, ये दोनों केस हुआ, रिटार्डेशन, जिसमें स्पीड क्या हो रहा है, कम हो रहा है। रिटार्डेशन में बी पॉजिटिव और निगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन में भी पॉजिटिव और निगेटिव एक्सेलरेशन, कोई खास बात नहीं है। इसका एग्जांपल देखो, मान लो मैंने बॉल को ऊपर फेंका, जब बॉल ऊपर जाएगा तो फोर्स नीचे लगेगा, तो इसका एक्सेलरेशन कहाँ होगा, नीचे। और जब बॉल नीचे आ रहा होगा किसी इंस्टेंट पे तो फिर भी इस पे फोर्स नीचे लगेगा, इसका एक्सेलरेशन नीचे होगा। तो अपवर्ड मोशन में और डाउनवर्ड मोशन में एक्सेलरेशन का नेचर बताओ कैसा है, प्लस माइनस माइनस प्लस। तो बच्चा इसमें गलत समझ लेता है, ऊपर जा रहा है तो माइनस, नीचे आ रहा है तो प्लस। ना, प्लस माइनस तो रेफरेंस पे डिपेंड करता है। ऊपर जाने को अगर तुम प्लस बोलते हो तो नीचे आने को माइनस बोलोगे। जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा था तो फोर्स तो नीचे ही लगा ना, एक्सेलरेशन निगेटिव। और जब ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा था तो भी फोर्स नीचे लग रहा, तो भी डायरेक्शन नीचे, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन निगेटिव। अपवर्ड मोशन में एक्सेलरेशन, मोशन में एक्सेलरेशन निगेटिव और डाउनवर्ड मोशन में भी एक्सेलरेशन निगेटिव। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन यहाँ पे निगेटिव है, तो मैं कह सकता हूँ कि वेलोसिटी ऊपर एक्सेलरेशन नीचे, तो ये रिटार्डेशन है। हाँ, यहाँ पे यही एक्सेलरेशन रिटार्डेशन का रोल प्ले कर रहा है। और यहाँ रिटार्डेशन नहीं है, ये रिटार्डेशन नहीं है, नॉट रिटार्डेशन, ये रिटार्डेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पैरेलल है, स्पीड अप हो रहा है। यहाँ पे स्पीड डाउन होगा, यहाँ पे स्पीड अप होगा। तो वो एक्सेलरेशन जो पार्टिकल का स्पीड डाउन कर दे उसको रिटार्डेशन कहते हैं। बस निगेटिव एक्सेलरेशन इज नॉट रिटार्डेशन, ध्यान रखिएगा इस बात का। चलो ठीक है सर, थोड़ा समझ आया। अब बच्चे को ये वाला सेक्शन देके कंफ्यूज किया जाता है। कैसे देखो, जैसे मान लो मैंने बोला dv वेक्टर बाय dt, तो ये क्या है सर? ये तो आपने पढ़ा है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी है सर। क्या इसी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी को क्या कहते हैं हम? एक्सेलरेशन कहते हैं, बिल्कुल सही है। अब अगर मैं अंदर में मॉड लगा दूं, अंदर में क्या लगा दूं? मॉड। तो मैं डिफरेंशिएट तो कर रहा हूं, रेट ऑफ चेंज निकाल रहा हूं, रेट ऑफ चेंज। लेकिन रेट ऑफ चेंज किसका निकाल रहा हूं? वी वेक्टर का ना। वी वेक्टर में मॉड लगा दिया सर, वी वेक्टर मॉड लगा दिया मतलब स्पीड बढ़ गया, रेट ऑफ चेंज इन स्पीड। रेट ऑफ चेंज इन स्पीड क्या डिफाइन होता है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। भरोसा करो, बच्चा 4 साल पढ़ लेता है, लेकिन मैं उससे पूछता हूँ रेट ऑफ चेंज इन स्पीड क्या होता है, तो बोलता है एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड। ना, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड रेट ऑफ चेंज इन स्पीड नहीं होता। वो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट जो स्पीड को चेंज करता है, वो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट जो स्पीड को चेंज करता है। देखो ये एक्सेलरेशन का कंपोनेंट इधर आएगा। देखो स्पीड चेंज करने के लिए एक्सेलरेशन को उसके तरफ होना होगा या एंटी पैरेलल होना होगा, पैरेलल या एंटी पैरेलल, तभी स्पीड चेंज होगा। मतलब एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड स्पीड चेंज करता है? ना नहीं। टेंजेंट मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इसलिए नाम दिया कि जिधर ऑब्जेक्ट चल रहा है उसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा, इसलिए उसको बोला टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डिफाइन होता है रेट ऑफ चेंज इन स्पीड, रेट ऑफ चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज स्पीड। सर ये क्या है? मैं बोलता सर ये दोनों बातें एक ही है ना, समझना। बाद में मॉड लगा है, पहले मॉड लगा दूं मतलब मॉड वी का डिफरेंशिएशन किया, यहां पे मैंने वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन किया, बाद में मॉड लगा है। मतलब ये है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। बेटा बहुत इजी है, अगर मैं वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड लगा के डिफरेंशिएट कर रहा हूं, मतलब मैंने डिफरेंशिएट किया, रेट ऑफ चेंज किया है, डिफरेंशिएट किया, लेकिन किसको किया है? मॉड ऑफ वी को, मतलब सिर्फ स्पीड को किया। यहां पे मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, किसको? वेलोसिटी को कर रहा हूं, और बाद में मैंने मॉड ले लिया। मतलब ये मैग्नीट्यूड
ऑफ रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड ऐसे निकालेंगे, जैसे देखो मैंने डिफरेंशिएट इसको कर लिया, ये एक्सेलरेशन आ गया और इसी में बाहर से जो एक्सेलरेशन आ गया और मैं इसी पे बाहर से मोड लगा दूं, मतलब ये मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन हो गया। क्या हो गया? ये मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन हो गया। समझ आया ये बात? 100% प्योर कंसेप्चुअल चीजें, तो थोड़ा सा दिक्कत आएगी और कंसेप्चुअल सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए हमें करना पड़ेगा। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब हमें एक्सेलरेशन वेलोसिटी अगर समझ आया होगा तो उसमें बेस्ट कंसेप्चुअल सवाल मैंने यहां पे लिखे हैं कुछ। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। चलो करते हैं फटाफट, बहुत मजा आएगा। पहला ऑप्शन है वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। क्या ये सही है? बताओ सही है? कितने लोगों का जवाब सही है? सोच में पड़ गए? नहीं बेटा, गलत है। कारण बताओ सर। इफ वेलोसिटी कांस्टेंट देन वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन क्या होगा? सर वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होगा, और इसी को कहते हैं एक्सेलरेशन, इसी को कहते हैं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए। अरे भाई, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन डिफाइन किया है। एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी में कितना चेंज आएगा। एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी में कितना चेंज आएगा। तुम कह लो वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब एक्सेलरेशन में चेंज नहीं आएगा, मतलब एक्सेलरेशन जीरो होगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा। अच्छा सर, अगर वेलोसिटी बढ़ रहा है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ठीक है। एक्सेलरेशन मान लो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, जैसे मान लो पार्टिकल है यहाँ पे, इसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी को बढ़ाएगा, तो ये सही है। अच्छा सर, वेलोसिटी बढ़ रहा है और एक्सेलरेशन जीरो है। अगर वेलोसिटी बढ़ रहा है तो चेंज हो रहा है वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी इज चेंजिंग, इसके कॉरस्पॉन्डिंग लिख रहा हूं, वेलोसिटी इज चेंजिंग, हेंस एक्सेलरेशन मस्ट नॉट बी जीरो। अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो चेंज इन वेलोसिटी बटा टोटल टाइम टेकन को एक्सेलरेशन आएगा कुछ। वेलोसिटी चेंज हुआ है तो एक्सेलरेशन कुछ होगा, लेकिन एक्सेलरेशन जीरो लिख दिया, मतलब गलत हो गया। अच्छा, ऐसा हो सकता है वेलोसिटी बढ़ रहा है एक्सेलरेशन घट रहा हो। सर एक्सेलरेशन अगर घट गया तो वेलोसिटी कैसे बढ़ेगा? तो नहीं हो सकता यार। सुनो ध्यान से, मैं बताता हूँ। मान लो एक कार है और इसकी वेलोसिटी थी 0 t0 पे, लेकिन थोड़ी देर बाद इसकी वेलोसिटी हो गई 10 t इज इक्वल टू 1 पे, फिर इसकी वेलोसिटी हो गई 18 t इज इक्वल टू 2 पे, और फिर इसकी वेलोसिटी हो गई 24 t इज इक्वल टू 3 पे। तो स्पीड क्या हो रहा है बताओ? इस वेलोसिटी क्या हो रहा है? 0 से 10 से 18 से 24 बढ़ता जा रहा है। एक्सीलरेशन क्या हो गया? तो सर यहां से यहां तक एक्सीलरेशन आ जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी 10 माइनस 0 10 समय 1 लगा, मतलब 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां से यहां तक देखोगे तो एक्सीलरेशन होगा 18 माइनस 10, 8 बाई 2 माइनस 1 1, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां पे चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ? 24 माइनस 18 6 टाइम कितना लगा? 1। मतलब वेलोसिटी देखो 0 से 10 से 18 से 24 बढ़ रहा है। एक्सीलरेशन देखो 10 8 6। बेटा ये समझना बहुत जरूरी है कि एक्सीलरेशन और वेलोसिटी में असल में कोई रिलेशन ही नहीं है। गलत तो नहीं बोल रहा? घबरा गए क्या? घबराओ मत, संघर्ष करो थोड़ा सा, समझ जाओगे। देयर इज अ नो रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एट एन इंस्टेंट। असल में रिलेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का। वेलोसिटी बटा टाइम एक्सीलरेशन नहीं होता। वेलोसिटी और एक्सीलरेशन में कोई रिलेशन नहीं है। चेंज इन वेलोसिटी, दोनों फॉर्मूला देखोगे, टोटल चेंज इन वेलोसिटी बटा टाइम होता है एक्सीलरेशन, या छोटा चेंज इन वेलोसिटी बटा टाइम होता है एक्सीलरेशन। तो असल में चेंज इन वेलोसिटी और एक्सीलरेशन में रिलेशन है। अगर वेलोसिटी बढ़ रही है, पहले ज्यादा बढ़ा 0 से 10 हो गया, लेकिन बाद में 10 से सिर्फ 18 हो गया, बाद में कम बढ़ा तो एक्सीलरेशन कम होगा। वेलोसिटी जितना तेजी से बढ़ेगा एक्सीलरेशन उतना ज्यादा होगा। वेलोसिटी पहले ज्यादा बढ़ा तो एक्सीलरेशन ज्यादा था, बाद में वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ रहा है तो एक्सीलरेशन कम हो गया। तो एक्सीलरेशन कम हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है, एकदम हो सकता है, एकदम हो सकता है। समझ आया कि नहीं आया ये बात? एकदम हो सकता है। अच्छा सर ये बताओ, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग। गलत बताओ, इसमें रॉन्ग गलत बताना है। वी कांस्टेंट ए बढ़ रहा है, गलत बताना है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन 0 होना चाहिए। If v is constant, then a must be 0। लेकिन यहाँ क्या बोला है? v कांस्टेंट और a बढ़ रहा है, गलत हो गया। अच्छा, v घट रहा है a बढ़ रहा है, सही है। मान लो एक कार आ रही थी, हम पीछे धक्का दे रहे थे अकेले, हम मतलब अकेला मैं ही था, मैं था बस, मैं अकेला पीछे धक्का दे रहा था तो स्पीड कम होगा। अब तुम आए 3-4 लोग कि सर तेरे से नहीं, सर आपसे नहीं हो पाएगा, हटो। बोलो नहीं तुम मेरी मदद करो, मैं हट नहीं रहा, तुम भी आओ। तो तुम 4 लोग और आ गए, लेकिन हम 5 लोग मिलकर कुछ नहीं कर पा रहे। तो 20 लोग और आगे देख के कि यार ये 5 लोग मिलकर कुछ नहीं कर पा रहे, और आओ। तो जितना ज्यादा आदमी आएगा एक्सीलरेशन उतना बढ़ेगा, और लेकिन स्पीड तो घटता जाएगा। अच्छा बताओ, वेलोसिटी 0, एक्सीलरेशन नॉट इक्वल टू 0, एकदम सही है। एट मैक्सिमम हाइट
हाइट ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी के मैक्सिमम हाइट। अच्छा, वेलोसिटी को नॉन जीरो, एक्सीलरेशन नॉन जीरो। हाँ, ऑब्जेक्ट चल रहा है, नॉन जीरो का मतलब कुछ वेलोसिटी है और नॉन जीरो का मतलब कुछ एक्सीलरेशन है, तो सही है। गलत कौन सा हो गया? पहला। बेटा सिर्फ एक्सीलरेशन का डेफिनेशन बता देना, कहीं भी पढ़ा होगा तो एक्सीलरेशन का डेफिनेशन बता देते हैं, तुम्हें लगता है वाह यार एक्सीलरेशन समझ आ गया, अब तुम्हें फोड़ दूंगा, वाह यार समझ आ गया। अब जब सवाल ऐसे करोगे तो वहां पे लेट जाओगे। ऐसे नहीं होता यार। हर मुझे पता है कि तुम्हें दिक्कत कहां आएगी और वो दिक्कत को मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूं, और ये सच में बहुत हिम्मत और संघर्ष वाली बात है कि मैं तुम्हें दिक्कत कहां आएगी मुझे पता है और मैं पहले तुम्हारे सामने रख रहा हूं उसको। तुम्हें भी लग रहा है सर मुश्किल चीज बता रहा हूं। भाई डॉक्टर बनोगे ना, डॉक्टर बन जाना इतना आसान है क्या? आसान आसान चीजें पढ़ लो, एक्सीलरेशन का डेफिनेशन रट लो, डॉक्टर बन जाओगे। थोड़ा सा अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालो, अभी निकालना पड़ेगा। डेफिनेशन पढ़ लेना, फॉर्मूला रट लेना, सवाल सॉल्व नहीं हो पाएगा, समस्या बाद में जाएगी। क्या चाहते हो मैं डेफिनेशन पढ़ा दूं, फॉर्मूला बता दूं? बड़ा आसान था, मैंने पहले 10 मिनट में जो एक्सीलरेशन समझा है उतना समझा के छोड़ देता। तो क्या तुम एग्जाम में बैठ के अच्छा फील करते? नहीं। अभी मैं जो तुम समझा रहा हूं अभी अच्छा फील नहीं कर रहे हो, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना पड़ रहा है, लेकिन बाद में एग्जाम में बैठ के मुझे जरूर याद करोगे वाह सर ये आपने तो पहले ही बता दिया था। मैंने आपको यही समझाया था कि पहले ही सारी बातों को डिस्कस कर लेते हैं, ताकि बाद में तुम ये ना बोलो कि ये छूट गया था। नहीं छोड़ने दूंगा। 2 साल का सिलेबस 90 दिन में कवर करना, करूंगा जैसे करना हो, पूरी कोशिश करूंगा कोई चीज छूटे ना। जो चीज छूटा है तुम्हारा वर्नियर कैलिपर्स में पढ़ा दूंगा, चिंता मत करो, समय मिलते ही मैं सारी चीजें पढ़ा दूंगा। अब आओ, जब आप काइनेमेटिक्स के सवाल को सॉल्व करते हो, काइनेमेटिक्स के सवाल को सॉल्व करते हो, तो सॉल्व किस तरीके से होगा ये कौन डिसाइड करता है? मतलब ये है कि अप्रोच कैसा होगा सॉल्व करने का, ये डिसाइड कौन करेगा? एक्सीलरेशन। इस बात को कॉपी कलम लेके बैठो तो लिखो, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा ये एक्सीलरेशन डिसाइड करता है। लिखो। अब मैं समझाता हूं कैसे। मान लो तुमने एक सवाल लिया, उसमें एक्सीलरेशन 0 है, तो वेलोसिटी कैसा होगा? कांस्टेंट। मोशन कैसा होगा? यूनिफॉर्म। मोशन यूनिफॉर्म। मैंने आपको बताया है कि वेलोसिटी कांस्टेंट का ही मतलब होता है मोशन यूनिफॉर्म। अब एक्सीलरेशन 0 है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, मतलब तुम कह सकते हो कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी सेम होगा। अरे भाई अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस सेम होगा। हर ओवर में 5 रन बन रहा है तो 10 ओवर में 50 रन बनेगा, 100 ओवर में 200 रन बनेगा, सॉरी 10 ओवर में 50 रन बनेगा, 20 ओवर में 100 रन बनेगा, अगर 5 के एवरेज से चल रहा है तो सर अगर ऐसा है तो डिस्प्लेसमेंट बटा टोटल टाइम होता है वेलोसिटी, तो लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। बहुत इजी है। तो अगर एक्सीलरेशन 0 है तो पहले सवाल को पढ़ो और ये डिसाइड करो कि एक्सीलरेशन कैसा है। मैं जो कह रहा हूं वो सुनो, लिखो इस बात को कि पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और डिसाइड करेंगे कि एक्सीलरेशन कैसा है, और एक्सीलरेशन कैसा है यही डिसाइड करेगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। 3 तरह के एक्सीलरेशन होते हैं, 0 मैग्नीट्यूड वाइज, कांस्टेंट और वेरिएबल। अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी होगा वेरिएबल। मोशन नॉन यूनिफॉर्म, इसके लिए हमने एक सेट ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव किया हुआ है। कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, उससे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और वेरिएबल एक्सीलरेशन अगर हो तो वेलोसिटी तो पक्की बात है वेरिएबल होगी। जब एक्सीलरेशन है तो वेलोसिटी वेरिएबल होगी, एक्सीलरेशन वेरिएबल है तो वेलोसिटी वेरिएबल होगी। तो आप यूज करेंगे डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो आपको सवाल पढ़ के डिसाइड करना है कि एक्सीलरेशन कैसा है, और एक्सीलरेशन का नेचर ही ये बताएगा कि सवाल को सॉल्व कैसे करना चाहिए। क्लियर है ये बात? देखिए, मान लीजिए आपको पोजीशन दिया हुआ है और आपसे वेलोसिटी पूछ रहा है, तो रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन क्या होता है? वेलोसिटी। आप क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन, और लिखेंगे v इज इक्वल टू dx वेक्टर बाई dt। कौन सा वेलोसिटी देगा ये? इंस्टेंटेनियस। क्या देगा ये? इंस्टेंटेनियस। वेलोसिटी पता है और एक्सीलरेशन निकालना है, तो आप लिखेंगे a बराबर dv वेक्टर बाई dt। आप क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन। आप क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन। अगर आप एक्सीलरेशन से वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो मुश्किल काम है। कैसे? देखो,
डिफरेंशिएशन एक इंस्टेंट पे होता है, तो इंस्टेंटेनियस मिलता जाएगा। अगर आपको एक्सेलरेशन दे दिया और वेलोसिटी पूछ रहा है, पीछे आना है, तो पीछे आने के लिए इंटीग्रेशन करना होगा। कैसे? देखो, a बराबर dp बाई dt है, आपको क्या दिया हुआ है? a दिया है, तो dt को उठा के यहाँ रख दो, तो क्या मिलेगा? बोलो, अच्छे से बोलो। dt को उठा के यहाँ रख दोगे, इस dt को उठा के, तो a इंटू dt बराबर होगा dp। इंटीग्रेशन कर दोगे दोनों तरफ। इनिशियल टाइम पे कुछ t1 पे वेलोसिटी u है और कुछ t2 पे वेलोसिटी v है, इस तरीके से इंटीग्रेशन हो। इंटीग्रेशन एक लिमिट में होता है, इसीलिए ये असल में तुम्हें देगा डेल्टा v। देखो बेटा, यहां से मैं फिर से करके दिखाता हूं। dt को यहां ले जाओगे तो dv इज इक्वल टू a इंटू dt, और इंटीग्रेशन करोगे तो जीरो पे कुछ वेलोसिटी, मतलब या सॉरी टाइम t1 मान लो, टाइम t1 पे कुछ वेलोसिटी u है, टाइम t2 पे वेलोसिटी v है, ये जीरो भी हो सकता है, उसमें वेलोसिटी u। dv का इंटीग्रेशन क्या होगा? v, और लिमिट पुट करोगे तो ये आएगा v माइनस u बराबर इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू dt फ्रॉम t1 टू t2, ये आएगा। अच्छा सर, मतलब ये डेल्टा v तो चेंज इन वेलोसिटी हो गया? हाँ, डेल्टा v क्या हो गया? चेंज इन वेलोसिटी। तो आप अगर एक्सेलरेशन से वेलोसिटी तक आना चाहते तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन करेंगे तो वेलोसिटी नहीं मिलेगा, आपको चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा। क्या मिलेगा? चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा। अच्छा, वेलोसिटी से अगर पोजीशन पे आप आ रहे हैं, वेलोसिटी से पोजीशन पे आ रहे हैं, तो देखिए dt को उठा के यहां ले जाइए, तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा v इंटू dt। आपको पता है 1d की बात कर रहे हैं तो बहुत ईजी है कहानी, इंटीग्रेट कर दीजिए, वेक्टर हटा सकते हैं क्योंकि आप सिर्फ 1d की बात कर रहे हैं, 2d की बात ही नहीं कर रहे हैं, 1d की बात कर रहे हैं, तो एक ही डायरेक्शन में चीजें होंगी। अब यहां से t1 पे कुछ इसका पोजीशन होगा xi, t2 पे कुछ पोजीशन होगा xf, तो dx का इंटीग्रेशन होगा x, लिमिट रखोगे तो ये आएगा xf माइनस xi, चेंज इन पोजीशन होता है डिस्प्लेसमेंट, एंड दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू dt। तो ये बहुत बड़ा और बढ़िया कंसेप्ट से बताया मैंने कि अगर आपको पोजीशन पता है, वेलोसिटी पे जाना है तो डिफरेंशिएट करो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगा। वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन तक जाना है, डिफरेंशिएट करो, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिल जाएगा। लेकिन जब पीछे आओगे तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन एक लिमिट में होता है। वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? बोलो, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन, लेकिन डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी। क्योंकि जब पीछे आओगे तो तुम्हें करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन एक इंटरवल में होता है। इंटीग्रेशन कहां होता है? बोलो, इंटरवल में होता है। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है। वेलोसिटी देखो, पोजीशन को डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी मिलेगा, लेकिन वेलोसिटी को इंटीग्रेट करोगे तो चेंज इन पोजीशन मिलेगा। ये पूरे मैकेनिक्स का सबसे मुश्किल हिस्सा है। इसको आप एक बार समझ जाओगे तो आगे चीजें बहुत आसान हो जाएगी। कांस्टेंट एक्सीलरेशन तो यू सॉल्व हो जाएगा, ये समझना है मेन आपको। चलो सर ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे बोलूं कि एवरेज वेलोसिटी निकालो, सर क्यों बोल रहे हो? क्योंकि यहां पे मैंने आपको पोजीशन से वेलोसिटी निकालना सिखाया, लेकिन वो इंस्टेंटेनियस है। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा टोटल चेंज इन पोजीशन, ये तो होता है एवरेज वेलोसिटी। टोटल चेंज इन पोजीशन मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। और टोटल चेंज इन पोजीशन को क्या लिख सकते हैं? देखो यहाँ पे v इंटू dt का इंटीग्रेशन, तो देखो ये क्या होगा? v इंटू dt का इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाई डेल्टा t को भी लिख सकते हो dt, इंटीग्रेशन करोगे t1 से t2 तो डेल्टा t हो ही जाएगा। ये आ गया। अच्छा, अगर मैं तुमसे बोलूं एवरेज एक्सीलरेशन, तो चेंज इन वेलोसिटी। एवरेज एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। और चेंज इन वेलोसिटी को क्या लिख सकते हो? देख भैया, चेंज इन वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल बराबर a इंटू dt का इंटीग्रेशन, तो a इंटू dt का इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन dt। तो एवरेज का एक नया डेफिनेशन आपको मिला। देखो, अगर आप एक्सीलरेशन का एवरेज निकालना चाहते हो तो आपको चाहिए चेंज इन वेलोसिटी, लेकिन चेंज इन वेलोसिटी नहीं दिया हुआ है, एक्सीलरेशन ही दे दिया डायरेक्ट। आपको एवरेज एक्सीलरेशन चाहिए। ये नीट में आज तक नहीं पूछा है, मैं आपको फिर से बताता हूं, नीट में आज तक नहीं पूछा है, लेकिन ये कंसेप्ट आपको आना चाहिए क्योंकि आगे यूज होगा। तो सुनो, एवरेज एक्सीलरेशन निकालने के लिए चेंज इन वेलोसिटी देखते हैं, एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए चेंज इन पोजीशन देखते हैं, ठीक है। लेकिन मान लो मुझे एक्सीलरेशन देके एवरेज एक्सीलरेशन पूछना है, वेलोसिटी देके एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है, तो कैसे करेंगे? देखो ना, एवरेज एक्सीलरेशन है तो एक्सीलरेशन का इंटीग्रेशन कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में, डिवाइड बाय टाइम के इंटीग्रेशन से डिवाइड कर दो। यहाँ पे देखो एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है तो वेलोसिटी का इंटीग्रेशन कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में, डिवाइडेड बाय टाइम के इंटीग्रेशन से डिवाइड कर दो। तो ये दोनों जो मैंने अभी पीछे से प्रूफ करके दिखाया, उसको मैं एक डायरेक्ट मेथड से बताता हूं कि मान लो तुम्हें एक किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का बक्से का एवरेज निकालना है, तो तुम क्या करो कि इस बक्से को इंटीग्रेशन में रख दो टाइम के इंटीग्रेशन में,
इस बक्से का इंटीग्रेशन कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में, डिवाइडेड इंटीग्रेशन dt। डायमेंशनली देखोगे तो dt से dt कटेगा, डायमेंशनली। मैं यहाँ पे इस dt से dt नहीं काट सकता क्योंकि वेलोसिटी को हमें इंटीग्रेट करना है, सीधा नहीं काट सकता, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो मैं डायमेंशनली कह रहा हूँ, फिजिकली नहीं कह रहा हूँ। डायमेंशनली देखो वहां पर एक टाइम और फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ पे टाइम, तो डायमेंशनली टाइम से टाइम कटेगा, डायमेंशनली, फिजिकली नहीं, डायमेंशनली। और यहाँ पे बक्से में एवरेज आ जाएगा। तो जब तुम्हें किसी का भी एवरेज निकालना है, जैसे एक्सेलरेशन का निकालना है, यहाँ पे ए, यहाँ पे ए, वेलोसिटी का निकालना है, यहाँ पे v, यहाँ पे v, इलेक्ट्रिक फील्ड का एवरेज निकालना है, यहाँ पे E, यहाँ पे E, तो इस डब्बे में जो रखोगे उसी का एवरेज निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डब्बे में रख के टाइम के साथ इंटीग्रेट कर दो, डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ टाइम। तो वेलोसिटी दिया हो तो एवरेज एक्सेलरेशन निकालना इजी है, लेकिन एक्सेलरेशन देके अगर एवरेज एक्सेलरेशन पूछता है तो इस तरीके से इंटीग्रेशन से आप जानेंगे। ठीक है बेटा, अब आते हैं अपन फाइनल सवाल में। देखो अभी तक मैंने बहुत जान लगा के बहुत धीरे धीरे आपको क्या समझा है, कंसेप्ट। मेन कंसेप्ट अगर एक बार पकड़ लिया, सवाल करना बहुत आसान हो। अब सवाल देखना कैसे होगा। इफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट x इज इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी प्लस गामा, देन फाइंड इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन कुछ नहीं करना। एक्सेलरेशन बराबर होता है, सॉरी, वेलोसिटी बराबर होता है रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन, और ये पोजीशन दे दिया एक्स वेक्टर, तो इसको डिफरेंशिएट करो, और डिफरेंशिएट बहुत धीरे धीरे करके सीखा। अल्फा कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन में डिफरेंशिएशन पावर बाहर आता है, 2 बाहर और 2 - 1 1 होगा, 2t आएगा, 2t प्लस बीटा बाहर, टी का डिफरेंशिएशन 1 बीटा, गामा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ये आएगा तुम्हारा वेलोसिटी। और इस वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा एक्सेलरेशन। बोल बेटा, 2 अल्फा कांस्टेंट है, टी का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 1, तो ये आएगा तुम्हारा अल्फा। तुम्हें क्या चाहिए था, इनिशियल। इनिशियल मतलब होता है t = 0 पे, तो वेलोसिटी में टाइम 0 रख दूंगा, तो ये 0 टाइम का वेलोसिटी आएगा। 0 रखो, t को 0 रखोगे 0 आएगा बीटा मीटर पर सेकेंड। यहां पे 0 रखोगे तो 0 रखने का ऑप्शन ही नहीं है, टाइम ही नहीं दिख रहा तुम्हें, तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन आ गया, मतलब ये हर समय अल्फा होगा। अल्फा टी आता तो टी पे अलग अलग टी पे बदल जाता, यहाँ पे टाइम नहीं दिख रहा तो एक्सेलरेशन कैसा मान लेंगे अपन, कांस्टेंट मान लेंगे। बस आंसर आ गया, बस आंसर आ गया। आगे देखो, अब समझना, v = kx गिवन है, देन फाइंड एक्सेलरेशन एट x = 2 मीटर। v = kx है। अब हमें यहां से एक्सेलरेशन निकालने का दो तरीका है, dv/dt। अरे a बराबर dv/dt तो पढ़ा है ना, और तुमने ये भी पढ़ा है a बराबर v × dv/dx। कौन सा लगाओगे, तो अगर यहां पे देखो वेलोसिटी x का फंक्शन है, x रखोगे तो उसका डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में करना मुश्किल है, इसीलिए अपन कहते हैं कि ये टाइम के रिस्पेक्ट में ना करके अपन x के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो देखो यहाँ पे ध्यान से, सबसे पहले v को एज इट इज रख दो, देखो v ये रहा, v एज इट इज kx रख दो, और फिर इसको डिफरेंशिएट करो। तो kx को अगर तुम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो k बाहर और dx/dx 1 हो जाएगा, ये आएगा k। तो जवाब होगा तुम्हारा k²x, दैट्स इट। क्या होगा जवाब, k²x, आंसर आ गया। तो एक्सेलरेशन बराबर आ गया तुम्हारा k²x, और x = 2 मीटर पे पूछा है, तो यहाँ पे टाइम x को 2 रख दो, तो ये आ जाएगा तुम्हारा k² × 2, x को 2 रख दो। समझ आया, बहुत अच्छे से समझ आया। नेक्स्ट देखो, इफ पोजीशन इज इक्वल टू दिस, देन फाइंड इंस्टेंट व्हेन वेलोसिटी बिकम 0। देखो पोजीशन गिवन है तो वेलोसिटी निकालना बहुत ईजी है, इसको डिफरेंशिएट करो, t² का होगा 2t - 4t, तो 4 और t का 1, ये वेलोसिटी आ गई। नीट में बेटा तुम देख लो, लास्ट ईयर में ऐसे सवाल पूछते हैं, तो हमें ऐसे करने हैं पहले, मुश्किल करने से पहले। अब बताओ 1 सेकंड में वेलोसिटी बताओ, तो टाइम को 1 रख दो, 2 सेकंड में वेलोसिटी बताओ, टाइम को 2 रख दो, 6 सेकंड में वेलोसिटी बताओ, टाइम को 6 रख दो। लेकिन मैं ये पूछ ही नहीं रहा वेलोसिटी, मैं वेलोसिटी बता दिया, फाइंड इंस्टेंट व्हेन वेलोसिटी बिकम 0। जब वेलोसिटी 0 है तो टाइम बताओ, तो v = 2t - 4, t = आ जाएगा 4/2, 2 सेकंड, 2 सेकंड पे टाइम, सॉरी 2 सेकंड टाइम पे वेलोसिटी 0 होगा। स्क्रीन पॉज करके लिखिए बेटा। आगे देखिए, एक ऑब्जेक्ट की स्पीड गिवन है v = 3t², देन फाइंड डिस्टेंस इन 2 सेकंड। देखो बेटा, स्पीड को लिख सकते हैं अपन dx/dt = 3t²। मेरी बात सुनना, तुम्हें x चाहिए, v नहीं चाहिए था, v दिया हुआ था, तुम्हें x निकालने के लिए x लिखना पड़ेगा। तुमने क्या करा यहाँ पे कि v को लिखा dx/dt, सिंपल। अब इस dx को रहने दो और dt को उठा के यहाँ लिख दो, तो 3t² × dt, और इंटीग्रेट कर दो। dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा टोटल पाथ, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, टोटल पाथ लेंथ। और देखो वेलोसिटी टाइम के साथ एक ही डायरेक्शन में बढ़ रहा है,
टी जीरो पे वेलोसिटी जीरो होता और धीरे धीरे वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन बढ़ रहा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन कहाँ चेंज होगा, ये पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहेगा, मतलब ये टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा इज इक्वल टू, देखो बेटा ये 3t² है, वैसे भी स्पीड को इंटीग्रेट कर रहे हो टाइम के साथ में तो टोटल डिस्टेंस देगा ये, क्योंकि इसमें डायरेक्शन आपने लिया ही नहीं, स्पीड है ये, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन करोगे 3 बाहर, t² का इंटीग्रेशन होगा t का पावर 3/3, लिमिट कहां से कहां तक पुट करना है, तो 2 सेकंड में पूछा है, 2 सेकंड मतलब 0 से 2, टाइम का लिमिट रखने से पहले देखो 3 से 3 कांस्टेंट है, काट दो, यहां पे रखो 2 का क्यूब माइनस t के जगह पे 0 का क्यूब, 2 का क्यूब हो जाएगा 2 × 2 × 2 मतलब 8 मीटर, ये है डिस्टेंस। इतने आसान सवाल पूछते, अच्छा तुम्हें ये कैसे पता चलेगा कि मैं इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें स्पीड दिया और पीछे डिस्टेंस पूछ रहा है, पीछे जाने का मतलब होता है इंटीग्रेशन और आगे जाने का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, समझ आया ये बात। आगे देखिए बेटा, ये डिफरेंशिएशन गलती से लिखा है यहाँ पे, इसको इग्नोर करो तुम, अब आगे देखो, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस गिवन इज इक्वल टू पोजीशन, आगे देखिए बेटा, डिस्टेंस पूछ रहा है, पीछे जाने का मतलब होता है इंटीग्रेशन और आगे जाने का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, समझ आया ये बात। आगे देखिए बेटा, ये डिफरेंशिएशन गलती से लिखा है यहाँ पे, इसको इग्नोर करो तुम, अब आगे देखो, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस गिवन एज 10t - 2t², देन टाइम व्हेन इट विल मोमेंटरली कम टू एट रेस्ट, बेटा सवाल रिपीट हो गया, वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 10t, तो 10 बाहर t का डिफरेंस 1 और माइनस 2 बाहर t² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t, ये वेलोसिटी। डिफरेंशिएशन करना तो बहुत धीरे धीरे सिखाया है बेटा, वो तो करो। अब वेलोसिटी को 0 रख दो तो 10 - 4t, तो t इज इक्वल टू हो जाएगा 10/4 मतलब 2.5 ना 10/4, 2.5 सेकेंड, या आंसर। कंसेप्ट तो बता दिया था ना बेटा बहुत अच्छे से। आगे देखो, इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल वेरीज विद दिस, देन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल t, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ये सारी चीजें दिया हुआ, कोई बात नहीं, चलते अपन। ये √x इज इक्वल टू दिया है t+7, तो आपको पता है क्या करना है, आपको क्या करना है कि √x को उधर ले जाइए, x इज इक्वल टू हो जाएगा t+7 का होल स्क्वायर, और डिफरेंशिएशन मत करिए, स्क्वायर है ना, क्यूब होता तो सोचते, स्क्वायर है ना, तो काम करिए इसका होल स्क्वायर खोल लीजिए, बहुत इजी होगा। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 7² a² प्लस 2ab, तो 2 × 7 14t प्लस 49, अरे a² प्लस b² प्लस 2ab। अब यहां से dx/dt आ जाएगा आपका वेलोसिटी निकालेंगे तो t² का डिफरेंशिएशन 2t प्लस 14t का डिफरेंशिएशन 14 और 49 कांस्टेंट है 0, तो वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, देखिए क्या कह रहा है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t, गलत है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू t², गलत है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल प्रोपोर्शनल √t, ये भी गलत है, द पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन। अच्छा, ये वेलोसिटी तो टाइम के प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल टू t आ रहा है, देखो वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू t आ रहा है, लेकिन ये तीनों ऑप्शन गलत दिए हैं और एक्सीलरेशन का एक ऑप्शन दिया, तो हमें एक्सीलरेशन निकालना पड़ेगा। यहां से एक्सीलरेशन निकालूंगा तो ये आएगा बेटा dv/dt, और 2t + 14 है, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा 2 बाहर t का डिफरेंस 1, ये आ जाएगा 2, एक्सीलरेशन क्या हो गया, कांस्टेंट, तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, डी। समझ आ रहा है एकदम अच्छे से। अच्छा एक चीज देखो यहाँ पे, मान लो बेटा मैं x इज प्रोपोर्शनल टू t लिखूं, मतलब x इज इक्वल टू 2t लिखूं और बोलो किसे वेलोसिटी निकालो, तो v इज इक्वल टू dx/dt, x को 2t रखोगे, 2 बाहर t का डिफरेंस 1 तो 2 आएगा। अब मैं यहाँ से एक्सीलरेशन निकालने बोलूँ तो 2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। अच्छा अगर मैं एक्सीलरेशन बोलूँ, सॉरी x बोलूँ 4t², वेलोसिटी निकालो, 4t² का डिफरेंशिएशन करोगे 4 बाहर और t² का डिफरेंशिएशन 2t, ये आएगा। अगर मैं बोलूँ एक्सीलरेशन निकालो तो a बराबर आएगा तुम्हारा, इसको डिफरेंशिएट करोगे 8 बाहर, t का डिफरेंशिएशन 1, 8 मीटर/सेकंड²। अरे डिफरेंशिएशन बेटा, डिफरेंशिएशन 4 × 2 8 हो गया, बाहर होगा t का डिफरेंशिएशन, t के रिस्पेक्ट में करोगे तो v का डिफरेंशिएशन हो गया और ये आएगा एक्सीलरेशन। अच्छा अगर मैं बोलूँ x इज इक्वल टू 2t³, अब वेलोसिटी निकालो, तो 2 बाहर और t³ का डिफरेंशिएशन में पावर बाहर आ जाता है, तो t का क्यूब बाहर आएगा तो 3t², 3 × 2 6t², और इसको एक बार डिफरेंशिएट करो
इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो तो 6 बाहर, टी स्क्वायर का डिफरेंस 2t 12t। किस में एसिलेशन 0 है? देखो यहाँ पे एसिलेशन 0 है, 0 एसिलेशन। अच्छा, यहाँ पे एसिलेशन 8 है, मतलब फिक्स है, कांस्टेंट। यहाँ पे एसिलेशन टाइम पे डिपेंड कर रहा है, मतलब वेरिएबल है। सर ये तो बहुत आसान बात है बताई, लेकिन क्यों बताया? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहां से मैं आगे के सवाल को बहुत आसानी से रिलेट करूंगा, ध्यान से सुनना। अगर पोजीशन के फंक्शन में टाइम का स्क्वायर हो और वेलोसिटी के फंक्शन में टाइम का पावर 1 हो तो एसिलेशन कांस्टेंट होता है, सिर्फ और सिर्फ। उसके बाद टाइम, पोजीशन के फंक्शन में टाइम स्क्वायर के अलावा कुछ भी हो जाए, एसिलेशन कांस्टेंट नहीं होगा। वेलोसिटी के फंक्शन में टाइम का पावर 1 के अलावा कुछ भी हो जाए, एसिलेशन कांस्टेंट नहीं होगा। या तो 0 होगा, नहीं तो बढ़िया होगा। तो ये कांस्टेंट एसिलेशन हमें देखना बहुत जरूरी है, याद रखना पड़ेगा इसको। क्या याद रखोगे? मैंने प्रूफ करके दिखाया, अगर पोजीशन के फंक्शन में टाइम का पावर 2 है और वेलोसिटी के फंक्शन में टाइम का पावर 1 है तो एसिलेशन कांस्टेंट होगा। याद रखना है, ये याद रखना है। अब याद रखे होते तो ये सवाल आसानी से हो जाता। कैसे? ये करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे सवाल इन नंबर ऑफ टाइम्स पूछे जाते हैं, अगर वो तुम याद रखो तो। देखो यहाँ पे, देखो ये क्या है, रूट एक्स है, उधर जाएगा तो x इज इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा t+7 का होल स्क्वायर। मतलब देखो ना, टाइम इज प्रोपोर्शनल टू होल स्क्वायर, मतलब एसिलेशन कांस्टेंट, एसिलेशन कांस्टेंट आंसर आ गया। देखने की जरूरत ही नहीं, तुम्हें ये पूरा काम करने की जरूरत ही नहीं थी। तो इसीलिए मैंने एक बार करके दिखाया है। ये 100 बार यूज होगा, ये 100 बार यूज होगा। समझ में आया कि नहीं आया? देखो यहाँ पे, इफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल u एट t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी u है and the acceleration is given by alpha t का पावर 3/2, which of the following option is valid? सुनना ध्यान से। क्या तुम जानते हो ना, ये 9th क्लास में पढ़ा होगा, v बराबर u प्लस at। एक्सेलरेशन कितना दिया बोलो? अल्फा t का पावर 3/2। तो v बराबर u, अल्फा की वैल्यू दिया हुआ है, सॉरी एक्सेलरेशन की वैल्यू दिया हुआ है अल्फा t टू द पावर 3/2। तो रखो यहाँ अल्फा t टू द पावर 3/2 इंटू t। तो v बराबर हो जाएगा u प्लस अल्फा t टू द पावर 5/2। अरे प्लस पावर 1 है, 3/2 तो ऐड कर दोगे, ये आंसर आ गया। बताओ कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? v बराबर u अल्फा t टू द पावर 5/2 गलत है सर, अभी तो निकाला, ये भी गलत है सर। सही तो है, गलत है सर। क्यों गलत पढ़ा रहे हो? मैंने पहले ही गलत पढ़ाया था आपको कि गलत पढ़ाऊंगा। क्यों गलत पढ़ाओगे? क्योंकि मैं अगर तुम्हें अभी सही पढ़ा दूं तो गलती तुम खुद करोगे, तो मैं खुद करके दिखाता हूं ना। गलत है, आधी से ज्यादा जनता को फील आ गया होगा गलत है। ये बेटा कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए होता है, फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और यहां पे ध्यान से देखो, तो एक्सेलरेशन आया है तुम्हारा अल्फा टी का पावर 3/2। तो एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड कर रहा है। आप यहां से वेलोसिटी इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं यूज कर सकते। फिर देखो, ए को लिखो dv/dt इज इक्वल टू अल्फा टी टू द पावर 3/2। एक्सेलरेशन को रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी तो लिखते हैं। क्यों लिखा सर आपने? क्योंकि मुझे वेलोसिटी लाना है, वेलोसिटी निकालना है, तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो ए को dv/dt लिख लिया। जैसे ही मैंने ए को dv/dt लिखा, dt को इधर ले जाओगे तो dv बराबर अल्फा टी टू द पावर 3/2 इंटू dt। इंटीग्रेट कर दो, कांस्टेंट बाहर रहेगा। जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी u था, किसी t टाइम पे वेलोसिटी v होगा। तो इसका इंटीग्रेशन dv, और ये रखोगे v माइनस यू इज इक्वल टू अल्फा टी टू द पावर 5/2 बटा 5/2। आंसर आ जाएगा। मिला लो, सी बैठ रहा है, सी इज करेक्ट आंसर। फील आया? तो ये मैंने गलती जानबूझ के करी है कि आप दोबारा ये गलती रिपीट ना करें। समझ आया बहुत अच्छे से? नेक्स्ट देखिए, हाँ, ये पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। मैंने इसमें 10 बार ऐसा डिफरेंशिएशन करके आपको दिखाया है। देखो, अब तुम्हें चाहिए एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद टाइम। सवाल पढ़ लो अच्छे से, सवाल पढ़ लो अच्छे से। अब देखो, x को अपन लिख सकते हैं dx/dt से वेलोसिटी। तो a साइन t का डिफरेंशिएशन होता है cos t, साइन कुछ का cos कुछ। तो a cos कुछ और एक कुछ का डिफरेंशिएशन करोगे ओमेगा t का, तो t का 1 ओमेगा कांस्टेंट की तरफ बाहर आ जाएगा। अब तुम एक्सेलरेशन के लिए dv/dt करोगे तो ओमेगा ए बाहर रखो, cos कुछ का डिफरेंशिएशन बोलो साइन कुछ, cos कुछ का साइन कुछ ना सर, माइनस साइन कुछ, माइनस साइन कुछ, और यहां से ओमेगा बाहर आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या मिलेगा सर? मिलेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। देखो, ओमेगा 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 स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। और असल में ए साइन ओमेगा टी क्या था? ए साइन ओमेगा टी एक्स है। तो ए साइन ओमेगा टी को अपन एक्स लिख सकते हैं। ए बराबर आ जाएगा
माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। देखो बेटा सवाल पढ़ो अच्छे से, पहले सवाल पढ़ लो अच्छे से, पढ़ो और इस बात को फील करो, स्क्रीन पॉज करके सवाल पढ़ लेना, इस बात को फील करो। ये पोजीशन गिवन है, एसिलेशन निकालना है। तो जब एसिलेशन निकाले तो मैंने आपको पहले बताया था कि पोजीशन से डायरेक्ट एसिलेशन पे नहीं जा सकते आप, तो आपको वेलोसिटी पे जाना पड़ेगा। तो आपने क्या किया, एक बार डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकाला, फिर एक बार और डिफरेंशिएट करके एसिलेशन निकाला, और जब एसिलेशन निकाला तो आपको दिखा कि यार ये साइन के टर्म्स में और एक्स भी साइन के टर्म्स में था, तो आपने ए साइन ओमेगा टी को यहाँ पे ए साइन ओमेगा टी को क्या रख दिया, एक्स। तो ये रिलेशन आ गया, समझ आया कि अच्छे से आपको। नेक्स्ट देखिए, ये बढ़िया सवाल है बेटा, यहां पे ऐसे लिखा हुआ है, ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस टी, ये है। क्लियर है बेटा? अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एसेलरेशन। एसेलेशन कैसे निकालेंगे? एसेलेशन निकालने के लिए अब एक काम कर सकते हैं, एक्स के टर्म से पूछा ये, तो अपने काम करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, उससे पहले स्क्वायर को उधर ले जाते हैं। तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस टी का रूट, 2 प्लस टी का रूट, ऐसा लिख सकते हैं। या नहीं तो आप इसको डिफरेंशिएट कर दें एक्स के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू, ऐसे ही कर दे डिफरेंशिएट, एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, इधर हो जाएगा आपका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इधर हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2, इसका एडिशन में आ जाएगा 2 का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस डी टी बाई डी एक्स। आराम से देख लो, मैंने टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं किया, ये पूरा जो टर्म था एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर था बेटा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस टी, इसको डिफरेंशिएट करा मैंने एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करा, फिर एडिशन में तो इसका करा, फिर इसका करा। 2 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है, किसी के रिस्पेक्ट में करोगे 0 आएगा, ये तो आ जाएगा बेटा 0। और देखना ध्यान से, ये है तुम्हारा एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन होगा 2x, इसका डिफरेंशिएशन होगा 2x, और ये dt बाई डी एक्स, देखो देखो देखो, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होता है वेलोसिटी, ये dt बाई डी एक्स है, dx बाई dt वेलोसिटी होता है, तो v1 अपन v आ जाएगा। तो v को उधर ले जाओ, v को उधर ले जाओ, और इसको 2x को नीचे लिख लो, ये 2x आ जाएगा। ये आ गया तुम्हारा रिलेशन। नहीं माइनस नहीं है, नहीं है सर, माइनस कहां से आएगा यार, एक्स स्क्वायर बराबर 2 प्लस टी था, ये आ गया। वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी ऊपर, ये नीचे, ये आ गया तुम्हारा। अब ध्यान से देखना, मुझे एसिलेशन चाहिए, तो वेलोसिटी एक्स का फंक्शन है, तो एसिलेशन निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, एक बार dv बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, dv बाई डी एक्स। तो बेटा dv बाई डी एक्स निकालोगे तो 1/2 कांस्टेंट बाहर होगा, x का पावर -1 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर रहा हो, तो क्या होगा, तो सर ये होगा माइनस x टू दी पावर -1 बाहर आ जाएगा, -2 ये आएगा सर। मतलब ये हो गया dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर है, माइनस को ऊपर है तो -1 बटा एक्स स्क्वायर को नीचे लाओ तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। और एसेलरेशन बराबर होता है v इंटू डी वी बाई डी एक्स। v की वैल्यू बोलो, सर v है 1/2x, चलो, और डी वी बाई डी एक्स बोलो, ये आया -1/2x स्क्वायर। तो एसेलरेशन हो जाएगा आपका माइनस बाहर 1/4x क्यूब। एसेलरेशन इज इक्वल टू -1/4x क्यूब, -1/4x क्यूब। देखो ये आंसर। सर ऐसे सवाल पूछते हैं क्या नीट में? नहीं पूछते। सर क्यों कराया? देखो बेटा, मान लो इस लेवल के सवाल नीट में आते हैं, तुम यही करते रहो तो तुम्हारा प्रैक्टिस इसी लेवल का रहेगा, ये तुम्हें मुश्किल लगता रहेगा। थोड़ा सा लेवल बढ़ाना, मैं बहुत ऊपर नहीं जा रहा, थोड़ा सा लेवल बढ़ाओगे और इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ये सवाल थोड़े आसान लगने लगे। समझने की कोशिश करो, अपन ने क्या सोचा, एक्स स्क्वायर बराबर क्या था? देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस टी था, तो हमने इसको एक्स स्क्वायर को 2 प्लस टी को टी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, तो ये आ गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 2x, और ये होगा तुम्हारा 2 का डिफरेंशिएशन 0 और dt बाई डी एक्स 1/v, तो v बराबर 1/2x आ गया। और वेलोसिटी अगर x का फंक्शन हो तो उसके लिए आपको वेलोसिटी अगर x का फंक्शन गिवन हो तो एसेलेशन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, v इंटू डी वी बाई डी एक्स करना, v इंटू डी वी बाई डी एक्स करना। समझ आया? तो ये कुछ सवाल थे। अब नेक्स्ट एक सवाल और है, सवाल और देखते हैं, कहाँ गया ये, अच्छा इधर भाग गया। एक सवाल और देखते हैं, ये बढ़िया सवाल है। बॉडी इज मूविंग विथ वेरिएबल एसिलेशन along a straight line, then average acceleration of the body in the interval of, ये नीट का पूछा हुआ सवाल है। एवरेज एक्सेलेरेशन पूछा है और बॉडी इज मूविंग विथ वेरिएबल एक्सेलरेशन ए गिवन है और एवरेज एक्सेलरेशन पूछा है, ए के टर्म्स एवरेज एक्सेलरेशन पूछा है, तो ए एवरेज निकालना है और ए गिवन है, तो अभी तो बताया था ए इंटू डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। कहीं है क्या? T1 से T2 के बीच में पूछा है, तो यहाँ से रख दो लिमिट T1 से T2, T1 से T2,
अब ये ए को बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि ये एक्सीलरेशन वेरिएबल है, तो इंटीग्रेशन से बाहर नहीं जा सकता। ये देखो इंटीग्रेशन से बाहर लेके कर दिया, ये गलत है। ये देखो ना बेटा t2 माइनस t1, ये प्लस t1 नहीं, जब यहाँ पे dt का इंटीग्रेशन करोगे तो आएगा t, और t में लिमिट रखोगे तो फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम आएगा। फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है बेटा? तो बहुत अच्छे से मैंने आपको आज इंटीग्रेशन पढ़ाया, फिर मैंने आपको एक्सीलरेशन का फील कराया, फिर वेरिएबल एक्सीलरेशन में जिसमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के सवाल होते हैं वो सारे कराए। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आज मैंने तुम्हें कोई जलवा नहीं दिखाया, मतलब आई मीन एमा स्टार नहीं सिखाया, क्योंकि यहाँ आज हमने कंसेप्ट सीखा है। एक आध दो अच्छे सवाल आईटी के पूछे हुए सवाल मैं कल आपको अपने तरीके से कराऊंगा, इसमें भी अच्छे सवाल मैं इस तरीके से कराऊंगा। ठीक है, तो डीपीपी सॉल्व करिए जिसमें एक्सेलरेशन, इंटीग्रेशन और वेरिएबल एक्सेलरेशन के सवाल आ जाएंगे। धन्यवाद।